हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 5 में सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 के बारे में। यूनिट नंबर 4 में दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो पॉवर्टी, दूसरा इनइक्वालिटी। यानी कि हमारा यूनिट नंबर 4 में से दो ही चीजें डिस्कस करनी है। इसके अंदर लेसन्स भी दो ही है। लेसन नंबर 7 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं हर एक टॉपिक को। लेसन नंबर 7 हमारा खत्म हो चुका है, यानी कि यूनिट नंबर 3 हमारा फिनिश हो चुका है। तो सिर्फ मात्र 9 ही लेसन थे इस कंप्लीट सीरीज के अंदर, जिसमें से दो और बाकी हैं जो हमारी यूनिट 4 के अंदर आती हैं। एक तो पॉवर्टी लेसन नंबर 8, दूसरा इनइक्वालिटी लेसन नंबर 9। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जो नोट्स परचेज करने हैं वो इसमें मिल जाए 9667836336 यहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है लेसन नंबर 8 पॉवर्टी के बारे में। तो पहले हम समझेंगे इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव। उससे पहले मैं समझते हैं कि पॉवर्टी का मतलब क्या होता है। देखो, एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं गरीबी, है ना, पॉवर्टी। लेकिन बात है कि इसका जो है वो नोशन क्या है। हम कैसे बोलते हैं कि भाई ये लोग गरीब हैं, ये लोग अमीर हैं। हम सब जानते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो सबके पास प्रॉपर तरीके से नहीं है। कुछ लोग इतने अमीर हैं जिनके पास रिसोर्सेज के भंडार भरे हुए हैं, ठीक है, हर एक तरह के रिसोर्स, चाहे वो उनके घर की बात कर लें, ठीक है, गाड़ी की बात कर लें, चाहे उनके बेसिक नीड्स की बात कर लें, उनके पास हर एक चीज का क्या प्रॉपर रिसोर्स है। लेकिन कुछ लोग इतने पुअर है जिनके पास इन तीनों चीज की जो है वो कमी है, उनके पास प्रॉपर तरीके से हर एक रिसोर्स नहीं है, यानी कि वो कहीं ना कहीं डेप्रिवेशन में जी रहे हैं। एक तो ये बात। दूसरा, गरीबी के मतलब जो है वो कंट्री टू कंट्री चेंज होते रहते हैं। जैसे अगर मैं आपको इंडिया का एग्जांपल दूं तो इंडिया में गरीब किसको मानते हैं? इंडिया में गरीब उसको मानते हैं जिसके पास बेसिक नीड्स कंप्लीट करने के लिए पास भी रिसोर्सेज नहीं है। जैसे कि जिनके पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, कपड़े नहीं है उनके पास, मकान नहीं है उनके पास, तो उनको क्या बोलते हैं? गरीब बोलते हैं। लेकिन अगर यहीं पे मैं अमेरिका का एग्जांपल दूं, अमेरिका में पता है गरीब किसको मानते हैं? जिसके पास गाड़ी नहीं है। यानी कि अमेरिका में वो लोग गरीबों में काउंट करते हैं जिनके पास अपनी खुद की एक सेल्फ ओन्ड कार नहीं है। और इंडिया में वो आदमी जिसके पास गाड़ी है, जो एक गाड़ी को मैनेज कर सकता है, उसको हम अपर मिडिल क्लास में काउंट करते हैं। तो ये कुछ क्या है, डेरिवेशन है किसकी? पॉवर्टी की। दूसरा, हम लोगों ने एक पॉवर्टी लाइन भी लगा रखी है। पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या होता है कि जो लोग इसके ऊपर आएंगे वो क्या है, वो गरीब नहीं है, जो नीचे वो क्या होंगे? गरीब होंगे, जिनके पास बेसिक रिसोर्सेज क्या है, कमी है। अब बात है कि क्यों होता है ऐसा कि कुछ लोगों के पास इतने फालतू रिसोर्सेज हैं, कुछ लोगों के पास क्या है, बहुत कम रिसोर्सेज हैं। उन सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे इस कंप्लीट लेसन नंबर 8 के अंदर। तो अब शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। तो हमारे पास एक गिवन 9 लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जो इस कंप्लीट लेसन यूनिट नंबर 4 के अंदर आते हैं, जिसमें हमारा पॉवर्टी भी आता है और इनइक्वालिटी भी आता है। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव पहला क्या है हमारे पास? डिफाइन द नोशन ऑफ पॉवर्टी। हमें क्या समझना होगा कि पॉवर्टी का मतलब क्या होता है। तो पॉवर्टी का मैं सिंपल सा मतलब मान सकता हूं कि जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है बहुत बड़ी मात्रा में, हम उन्हें क्या बोलते हैं? गरीब लोग बोलते हैं। पॉवर्टी के अंदर आते हैं वो सारे पर्संस। दूसरा, अंडरस्टैंड द वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉवर्टी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से हम बोलते हैं कि पर्सन जो है गरीब है, ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तीसरा, अंडरस्टैंड द डायमेंशंस लिंक्ड टू द कांसेप्ट ऑफ पॉवर्टी। ऐसी कौन कौन सी डायमेंशंस हैं जिनकी वजह से पॉवर्टी क्रिएट होती है, उन सबको हम समझने की कोशिश करेंगे। और उन डायमेंशंस की वजह से एक पर्सन पे क्या क्या इफेक्ट आते हैं, फिर एक कंट्री पे क्या इफेक्ट आते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है, वो क्या आता है? क्रिटिकली अप्रेज हाउ पॉवर्टी इज एक्सेस्ड। हमें ये समझना होगा कि पॉवर्टी को कैसे दूर किया जा सकता है, यानी कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इकोनॉमिक लेवल पे, इसको हम कैसे हटा सकते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद अप्रिशिएट एंड बी एबल टू इवैल्यूएट एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स टू कॉम्बैट पॉवर्टी। हमें समझना होगा कि ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम्स जो हैं वो हमें चलाने चाहिए, ठीक है, जिनके जरिए हम पॉवर्टी को खत्म कर सकते हैं, कि कौन कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज को हम यूज कर सकते हैं गरीबी को हटाने के लिए, ठीक। और उन्हें उनका टाइम पे इवैल्यूएशन भी जरूरी है कि क्या उन प्रोग्राम्स का कुछ रिजल्ट आ भी रहा है या नहीं आ रहा, वो सब डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्या आता है हमारे पास 6th पॉइंट में, इल्यूसिडेट द मीनिंग ऑफ इनइक्वालिटी एंड इट्स टाइप। हमें समझना पड़ेगा कि इनइक्वालिटी क्या होती है। तो पॉवर्टी और इनइक्वालिटी अपने आप में दोनों ही क्या है, डिफरेंट कंसेप्ट है। इनइक्वालिटी का मतलब अलग होता है, पॉवर्टी का मतलब अलग होता है। इनइक्वालिटी का मतलब पता है क्या होता है कि भाई अगर मैं इनइक्वालिटी एग्जांपल दूं, इसे बोलते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इनकम। अब कुछ लोग देखो, अब मैं अगर आपको इंडिया का एग्जांपल दूं तो इंडिया में 90% रिसोर्सेज जो है वो मात्र और मात्र 10% लोगों के पास है, जो टॉप के 10% रिच पर्सन है, ठीक है। और बाकी के 10% रिसोर्सेज में बाकी 90% गुजारा कर रहे हैं अपना।
इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे एक तरीके से इनइक्वालिटी का मतलब। दूसरा हमारे पास क्या होता है 7 पॉइंट में, एक्सप्लेन द वेरियस मैट्रिसेस यूज्ड फॉर एनालाइजिंग इनइक्वालिटी। हम ऐसे कौन कौन से मेथड यूज करते हैं इनइक्वालिटी को समझने के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे इस कंप्लीट लेसन के अंदर। लेसन नंबर 8 क्या आता है, एनालाइज द लेवल ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। हमें इंडिया में इनइक्वालिटी किस लेवल की है वो हम जानते हैं, बहुत बड़े लेवल पे है। और ये बात होती भी है कि जो भी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनमें इनइक्वालिटी बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। धीरे धीरे वो इनइक्वालिटी दूर होती है, लेकिन स्टार्टिंग में इनइक्वालिटी बहुत बड़े लेवल पे होती है। जैसे इंडिया में देखने को मिल रही है कि 10% लोग जो हैं वो 90% रिसोर्सेज कैप्चर करके बैठे हुए हैं और बाकी 10% रिसोर्सेज पे 90% लोग काम चला रहे हैं। तो ये हालात है इनइक्वालिटी के एंड अक्रॉस द स्टेट्स। और हम और भी कंट्रीज में देखेंगे कि इंडिया में भी और बाकी कंट्रीज में ऐसे इसके क्या हाल है। 9 में क्या आता है, एक्सप्लेन द पॉलिसी इंप्लीकेशंस ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इन द इकोनॉमी। हमें फिर देखना पड़ेगा कि जो भी हमने पॉलिसीज लगाई हैं उनके प्रभाव क्या क्या रहे इनइक्वालिटी के ऊपर भी और पॉवर्टी के ऊपर भी। यानी कि जब हम इकोनॉमिक पॉलिसीज लगाते हैं गरीबी को हटाने के लिए, बहुत से नेता वगैरह आते हैं, गवर्नमेंट आती है, वो भाषण देते हैं कि भाई हम गरीबी हटाएंगे, ठीक है, नारा लगाते हैं गरीबी हटाओ, तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, कौन कौन सी पॉलिसीज लॉन्च की गई थी, उनके प्रभाव क्या पड़े, क्या गरीबी हटी नहीं हटी, किस लेवल पर हटी, वो हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। इनकी हमारी कंप्लीट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जो हमें इस पूरे यूनिट के अंदर पढ़ना होगा। यानी कि यूनिट नंबर 4 में हम इन सारी बातों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्या था हमारे पास, इंट्रोडक्शन। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये अगर ये नो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है तो कहीं ना कहीं इस सीरीज के अंदर 9 वीडियोस बनेंगी, मतलब इस अंदर 9 वीडियो बनेंगी, तो तक हमारा ये वाला यूनिट अब क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या आता है हमारे पास यहाँ पे इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या है, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी ट्रेंड्स इन इंडिया हैव बीन सब्जेक्ट टू बी इंटेंस कंट्रोवर्सी। अब देखो पॉवर्टी और इनइक्वालिटी जो है वो दोनों जो है वो इंडिया में ट्रेंड पे है, ठीक है, और दोनों के अंदर क्या रहती है, कंट्रोवर्सी रहती है। और ये इकोनॉमिकली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पॉवर्टी की भी और इनइक्वालिटी की। जैसे कि अगर पॉवर्टी की बात करूं तो पॉवर्टी में देखो इंडिया जो कि अब मानते हैं कि इकोनॉमी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, एक डेवलपिंग नेशन में काउंट किया जाने लगा हमारा देश, लेकिन फिर भी हालात ऐसे हमारे देश के कि वहां पे आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है और रहने के लिए घर तक नहीं है, कि सर पे छत भी नहीं है। तो इस तरह की गरीबी है इतनी डेवलप्ड इकोनॉमी में भी। और जहां पे अनाज जो है वो वेस्ट होता है, बफर स्टॉक्स में अनाज सड़ जाता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी इतना घटिया है कि प्रॉपर सब तक खाना भी नहीं पहुंच पा रहा, इतने बुरे हालात हैं कई जगह। तो इसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, पॉवर्टी का कारण। अब आते हैं कि इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी हम जानते हैं क्या होता है, इनइक्वालिटी जो है वो मतलब दोनों एक दूसरे के मान लो कि रिलेटेड है। इनइक्वालिटी में क्या है कि जो 90% मतलब जो रिसोर्सेज हैं, ज्यादा रिसोर्सेज कुछ लोगों के पास है और बाकी कुछ रिसोर्सेज बच गए, वो उनमें ज्यादातर लोग जो है वो जिंदा हैं। जैसे मैंने इसको बताया भी था कि 90% रिसोर्सेज जो है वो इंडिया के 10% लोगों के पास है, जो 10% रिच पर्सन है, और बाकी 10% रिसोर्सेज 90% लोगों के पास है। तो ये क्या दिखाती है कि इनइक्वालिटी किस बड़े लेवल पे इंडिया में चल रही है। मतलब कईयों के पास भंडार का भंडार है खर्च करने के लिए और कईयों के पास कुछ भी नहीं है। तो ये है हालात। तो पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी ट्रेंड्स इन इंडिया हैव बीन सब्जेक्ट टू इंटेंस कंट्रोवर्सी। गिवन द एवरेज इनकम, ये भी याद देता है, एवरेज इनकम, गिवन द एवरेज इनकम अ हायर लेवल ऑफ इनइक्वालिटी विल टेंड टू बी एसोसिएटेड विद अ हायर लेवल ऑफ पॉवर्टी। अब देखो अगर मैं देखूं तो अगर एवरेज इनकम देखी जाए, एवरेज इनकम मान लो या फिर ये मान लो आपकी पर कैपिटा इनकम, कई बार जो है हमें पर कैपिटा इनकम भी राइज होकर दिखाई देती है। इसका एक मेन रीजन क्या है, क्योंकि देखो अमीर लोगों के पास तो एक्सट्रीम वेल्थ है, तो वो जब हम एवरेज निकालते हैं तो क्या होता है, नंबर बढ़ जाते हैं कि लोगों की इनकम बढ़ के दिखाई देती है, पर असली में उतनी इनकम भी, एग्रीगेट इनकम भी नहीं होती लोगों की। अब सपोज करो मैं ऐसा एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लो आपने एग्जाम दिया कभी भी और अपने परसेंटेज निकाली, आपके 4 सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, 90+, 85+ ऐसे मार्क्स आए हैं, और एक में आपके आए हैं 30+, तो आपका वो 30+ जो है दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि परसेंटेज जो है वो बाकी सब्जेक्ट उस नंबर को कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ भी होता है कि अगर कुछ पर्सन अमीर हैं और वो कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम वेल्थ लेके क्रिएट करके बैठे हुए हैं, तो उन लोगों की वजह से एवरेज इनकम भी राइज कर जाती है, जिसकी वजह से हायर लेवल ऑफ इनइक्वालिटी में दिखाई देती होती है, विल टेंड टू बी एसोसिएटेड विद द हायर लेवल ऑफ पॉवर्टी। और यही कारण है हायर लेवल ऑफ पॉवर्टी का। अब पॉवर्टी की वजह से इफेक्ट बहुत सारा रहता है इकोनॉमी के अंदर। पहली बात, पॉवर्टी होने का एक कारण ये भी है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। तो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि पॉवर्टी ज्यादा है इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। अगर पॉवर्टी ज्यादा होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होगी तो पॉवर्टी बहुत ज्यादा होगी। दोनों का रीजन देता हूँ आपको। देखो अगर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती तो सिंपल सी बात है, सबको जॉब मिलती, सबके पास पैसा आता, तो पॉवर्टी कहीं खत्म होती, और अगर पॉवर्टी खत्म होती तो अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं होती,
क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर मान लो मैं अगर पैसे कमा पा रहा हूँ, अगर पॉवर्टी नहीं है, यानी कि सबके सब इकोनॉमी में पैसा कमा पा रहे हैं, यानी कि सबके सब आउटपुट जनरेट करने में हेल्प कर रहे हैं, तो सबके पास पैसा आ रहा है, सबके पास इनकम आ रही है, तो सब सेविंग भी करेंगे, सेविंग करेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट की वजह से जो है वो वापस प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहेगी। इसका मतलब क्या है कि ये एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं, डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। अगर पॉवर्टी होगी तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो पॉवर्टी भी देखने को मिलेगी। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या आता है? पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी आर डिफरेंट कंसेप्ट। दोनों का अलग कंसेप्ट है, पॉवर्टी का अपना अलग मतलब है, इनइक्वालिटी का अपना अलग मतलब है। पॉवर्टी का मतलब ये हो सकता है कि भाई कितने परसेंट लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो सही में गरीब हैं, जिनके पास एक्चुअल में रिसोर्सेज नहीं है अपने बेसिक नीड्स तक को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन इनइक्वालिटी का मतलब ये होता है कि किस लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, कितने रिसोर्सेज जो है, मतलब हाई रिसोर्सेज कितने परसेंट लोगों के पास है और लोअर रिसोर्सेज कितने परसेंट लोगों के पास है, जो मैंने ऊपर एग्जांपल भी किया था। तो इनइक्वालिटी का अपना एक अलग डिफरेंट कंसेप्ट है। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन हम सुनते हैं ना बार बार, बीपीएल, ये हमारा बीपीएल कार्ड है, ये हमारा हम एपीएल है, तो बीपीएल का मतलब क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन। तो हमने एक रेखा खींची, रेखा मतलब लाइन खींच दी, ठीक है, तो इसके ऊपर जो भी होंगे वो हमारे क्या होंगे? एपीएल, अब पॉवर्टी लाइन, यानी कि ये लोग कहता हूँ गरीब नहीं है, मतलब इनके पास इतना प्रॉपर रिसोर्सेज हैं कि अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट कर पा रहे हैं। लेकिन बीपीएल में क्या आएंगे हमारे? वो लोग जिनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज तक नहीं है अपने बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि बीपीएल। तो पॉवर्टी लाइन में क्या आता है? वी डोंट इन लाइट ऑफ सोशली एक्सेप्टेड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यहां पे हम क्या लिखते हैं? मिनिमम, बिल्कुल ना के बराबर क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, यानी कि लोग जो है वो सिर्फ जिंदा है पर, ठीक है, मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड है उनका। एंड कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय लेवल ऑफ एवरेज इनकम, ठीक है, और किससे इन्फ्लुएंस हो रखे हैं? लेवल ऑफ एवरेज इनकम, मतलब लोग की इनकम बढ़ जाती है जब हम एग्रीगेट इनकम काउंट करते हैं तो सबकी इनकम से। सो दैट मेजर्स ऑफ पॉवर्टी, यहां से क्या निकलता है? मेजर पॉवर्टी। अब नोट में क्या है वो समझते हैं। इन इंडिया द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी हैव ऑलवेज बीन बैरियर्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पे दोनों चीजें जो है, पॉवर्टी हो चाहे इनइक्वालिटी हो, दोनों क्या है? बैरियर्स है किसका? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, यानी कि दोनों की वजह से क्या हो पाता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता। मतलब दोनों रीजंस हैं, चाहे वो हमारा यहाँ पे पॉवर्टी हो चाहे वो हमारा इनइक्वालिटी हो, दोनों मेजर रीजंस हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। यानी कि जब तक हमारे देश में गरीबी रहेगी और इनइक्वालिटी रहेगी, लोग इकोनॉमिकली डेवलप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो सिर्फ कुछ लोग हैं जो पावरफुल्स हैं, जो हैंडल करके बैठे हुए हैं, और जब तक वो रिसोर्सेज सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, सब उसको एफिशिएंट तरीके से यूज नहीं करेंगे, तब तक इकोनॉमिकली डेवलपमेंट बहुत मुश्किल है। तो ये जो था हमारा आज का इंट्रोडक्शन की पॉवर्टी होती क्या है, पॉवर्टी का इनइक्वालिटीज का रिलेशन है, दोनों आपस में कैसे अलग अलग होते हैं, तो वो हमने डिस्कस किया आज के लेसन के अंदर। ठीक है, अगली वीडियो में हम देखेंगे इसके डीप टॉपिक्स के बारे में, पॉवर्टी के अलग कंसेप्ट्स के बारे में, ठीक है, कि कैसे कैसे हालात होते हैं गरीब लोगों के। अब देखो पॉवर्टी का मैं सिंपल सा पॉइंट और बताऊं तो पॉवर्टी का समझ गए कि जो बेसिक रिसोर्सेज इनके पास नहीं है। अब बेसिक रिसोर्स में सिर्फ ये नहीं आता, बेसिक रिसोर्स में कुछ चीजें और आती हैं। पर दिक्कत क्या हो गई, पॉवर्टी एक बार जो फैमिली गरीबी में चली गई है उनको बहुत मुश्किल हो रहा है अपने आपको वहां से निकालना। उसका मेन रीजन आपको समझाता हूँ। अब जो लोग गरीब हैं उनके पास पहली बात तो बेसिक नीड कंप्लीट करने के पैसे नहीं है, इसके अलावा वो प्रॉपर एजुकेशन भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे अपने बच्चों को, हेल्थ केयर नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, मेल न्यूट्रिशन के शिकार है, उनका प्रॉपर खाना वाना भी नहीं है ताकि अपनी बॉडी को हेल्थी रख सके। जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी भाई तो वो डेवलप कैसे करेंगे? डेवलपमेंट जब होगी ना, जब मान लो वही परिवार में मान लो गरीबी है भी, लेकिन वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पा रहे हैं अच्छे तरीके से, प्रॉपर एजुकेशन दे पा रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर माइंडसेट प्रोवाइड कर पा रहे हैं, प्रॉपर स्किल सेट सिखा रहे हैं ताकि वो अपने फ्यूचर को बेहतर कर सके। तो हो सकता है कि एक जनरेशन गरीबी में गई लेकिन दूसरी तीसरी जनरेशन जो है वो अपने आप को उठाने की और इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है अपने एजुकेशन के दम पे, अपने माइंडसेट के दम पे, अपने स्किल सेट के दम पे। तो इन सारी चीजों को हैंडल करना भी किसके अंदर आता है? गरीबी के अंदर आता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो लोग के पास पैसे नहीं, रिसोर्सेज नहीं है, तो वो इन सारी चीजों को भी एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहे। अब बात आती है कि भैया हेल्थ केयर तो गवर्नमेंट फ्री में प्रोवाइड करती है, एजुकेशन गवर्नमेंट फ्री में प्रोवाइड करती है, ठीक है, स्किल्स भी, लेकिन वो किस लेवल पे प्रोवाइड करती है वो सब जानते हैं कि भाई जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर भी रही है तो उनकी क्वालिटी कैसी है, क्या क्या चीजें हैं जिनको गवर्नमेंट को इंप्रूव करना चाहिए, चाहे वो हमारा एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो हमारा स्किल सेट सिखाया जाना हो, चाहे वो माइंडसेट प्रोवाइड करना हो। तो वो सारी चीजें जो है वो गवर्नमेंट को यहाँ पे देखनी पड़ेंगी कि प्रॉपर जो है वो लोगों तक ये बेसिक नीड्स तो पहुंच पाए ताकि जो लोग हैं वो क्या कर पाए? डेवलप कर पाए अपने आप को। आज हम बात करने वाले हैं द नोशन ऑफ पॉवर्टी के बारे में, यानी कि पॉवर्टी को हम किस तरीके से देखते हैं। दूसरा, हाउ इज पॉवर्टी मेजर्ड, हम पॉवर्टी को मेजर कैसे करते हैं, जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे किसका? इंडिया का।
मतलब इंडिया को देखेंगे कि कैसे, ठीक है, आज़ादी के बाद से अब तक इंडिया ने पॉवर्टी को मेजर किया है, कैसे उसे हैंडल करता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब यहाँ पे क्या है, द नोशन ऑफ पॉवर्टी। तो पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन दिया किसी ने, अ लैक ऑफ एक्सेस टू एसेट्स, इनसफिशिएंट एंड इनएप्रोप्रिएट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पुअर गवर्नेंस। यानी कि जब कुछ लोग कुछ एसेट्स को, कुछ रिसोर्सेज के बिना रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पॉवर्टी बोलते हैं। दूसरा, इनएप्रोप्रिएट इकोनॉमिक ग्रोथ, जब इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो, इनएप्रोप्रिएट हो, मतलब प्रॉपर तरीके से ना हो, अनबैलेंस्ड हो, यानी कुछ लोग तो बहुत ज्यादा रिच हो, कुछ लोग क्या हो, बहुत ज्यादा पुअर हो, तो ऐसे किसी में ही बोलते हैं। दूसरा था पुअर गवर्नेंस, और ये सब होता क्यों है, एक पुअर गवर्नेंस की वजह से, मतलब जब गवर्नमेंट जो है वो अच्छे तरीके से हर एक चीज को हैंडल नहीं करवा पाती, तो इसके चक्कर में भी कई बार पॉवर्टी देखने को मिलती है। तो ये कुछ रीजंस थे। पहला हमारा क्या आया था कि भाई लैक ऑफ एसेट्स, इनसफिशिएंट एंड इनएप्रोप्रिएट इकोनॉमिक ग्रोथ और पुअर गवर्नेंस। इसके बाद जो है ना, पॉवर्टी को मेजर करने का ठेका जो ले रखा है पूरे वर्ल्ड में, वो दो ग्रुप्स ने रखा है। एक तो था वर्ल्ड बैंक, जिसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, वर्ल्ड बैंक और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दूसरा जो है वो क्या है, UNDP। UNDP क्या है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इन लोगों ने जो है वो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बना रखी हैं, जिसके जरिए हम पॉवर्टी को मेजर करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड में गरीबी के हालात कैसे चल रहे हैं। तो इनका काम है सब देखना। अब जैसे यहाँ पे देखो, और इन लोगों की टाइम टू टाइम रिपोर्ट भी आती रहती है इन सब चीज़ों को लेके। अब ये लोग जो है ना, पूरे पॉवर्टी के नोशन को 3 हिस्सों में बांटते हैं, और वो 3 हिस्से कौन कौन से हैं। पहला सबसे बड़ा हिस्सा क्या आता है, एक्सट्रीम पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब ये एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या है, एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब क्या है कि गरीबी जो है वो बहुत बड़े लेवल पे है, मतलब जिसको हैंडल करना क्या है, बहुत मुश्किल है, इसलिए इसका नाम क्या है, एक्सट्रीम पॉवर्टी। मतलब कुछ कंट्रीज में हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि उनके पास जो बिल्कुल जरूरी नीड्स हैं, जैसे कि पानी, खाना, कपड़ा, वो सब भी प्रोवाइड नहीं किया जा पा रहा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी की स्टेट। तो इन लोगों ने तीन हिस्सों में बांटा। पहला हमारा क्या है, एक्सट्रीम पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब इसमें क्या है, अ पर्सन लिव्स इन अ कंडीशन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी इफ दे डू नॉट हैव द नेसेसरी इनकम। एक पर्सन को हम क्या बोलते हैं कि वो बहुत ज्यादा गरीब है, एक्सट्रीम गरीबी में जी रहा है, अगर उसके पास एक प्रॉपर नेसेसरी इनकम नहीं है, या फिर कह सकता हूं नेसेसरी रिसोर्सेज नहीं है टू मीट देयर एसेंशियल फूड नीड्स। एसेंशियल फूड नीड को भी डिफाइन नहीं कर पा रहा वो। इसे देखा होगा आपने कि इंडिया जैसी कंट्री में भी कई लोग भूख की वजह से मर जाते हैं, ठीक है, हंगर बहुत ज्यादा है, या फिर मेल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, मतलब कुछ भी खा के जिंदा है, किसी को 2 टाइम में खाना भी नहीं मिल रहा प्रॉपर तरीके से, और मिल भी रहा है तो प्रॉपर क्वालिटी के साथ नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ पे क्या आ रहा है, एक बैड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। वही सेम बात यहाँ पे की है, टू मीट देयर एसेंशियल फूड नीड्स एंड डिफाइंड ऑन द बेसिक ऑफ मिनिमम कैलोरिक नीड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम कैलोरिक नीड्स होती हैं सबकी। जैसे कि अगर बात करूँ यहाँ पे अर्बन सिटीज़ में और रूरल सिटीज़ में, इनकी कैलोरिफिक जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, अलग अलग है, मतलब किसको कितनी कैलोरीज चाहिए अपने काम करने के लिए, वो क्या है, डिफरेंट है। सपोज करो कोई पर्सन जो है वो हार्ड वर्क करता है बहुत ज़्यादा, तो उसको क्या चाहिए होता है, हाई कैलोरीज चाहिए होती हैं, और जो लो काम करता है, मतलब इतना फिजिकल वर्क नहीं करता, इतना हार्ड वर्क नहीं करता, उसके लिए क्या है, एक लो कैलोरीज में सर्वाइव वो कर सकता है। तो अगर जिसको प्रॉपर तरीके से उसकी कैलोरीज भी नहीं मिल रही है, कैलोरी की जो नीड भी है वो कंप्लीट नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो हंगर की वजह से हंगर से जूझ रहा है, या फिर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ प्रॉपर तरीके से एफिशिएंट फूड नहीं मिल रहा और मेल न्यूट्रिशन का शिकार है। तो ये आता है हमारे पास यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हुआ, एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी। दूसरा जो UNDP ने दिया, UNDP क्या है हमारा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। दूसरा तो नोशन इन्होंने क्या दिया, जनरल पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। अब जनरल पॉवर्टी क्या है, इसका मतलब है कि मतलब पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी से थोड़ा सा ऊपर, कि गरीबी तो है, एक एक्सट्रीम लेवल पे नहीं है। अब इसमें क्या आया, अ पर्सन लिव्स इन अ कंडीशन ऑफ जनरल पॉवर्टी इफ ही डज नॉट हैव सफिशिएंट इनकम टू मीट हिज एसेंशियल नॉन फूड नीड्स। मतलब इसमें नॉन फूड नीड्स को लेके बात की गई है। अब नॉन फूड नीड कौन कौन से आते हैं, क्लोथिंग, एनर्जी, हाउसिंग एज वेल एज फूड। अब देखो नॉन फूड नीड्स में मतलब फूड को तो यहाँ पे इग्नोर ही कर दो एक तरह से, क्योंकि फूड का पार्ट इसमें आ गया, क्योंकि फूड हमारा क्या होता है, बिल्कुल बेसिक नीड का पार्ट है, बिना फूड के हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया में चाहे इंसान हो चाहे मशीन, उनको सबको काम करने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, और हमारा फ्यूल क्या है, फूड। चाहे हम काम करें चाहे ना करें, हमेशा भूख लगती है, चाहे हम सोए रहें, ठीक है। तो फूड हमारा क्या है, काफी इंपॉर्टेंट नीड है, जिसके बिना सर्वाइवल क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। जनरल पॉवर्टी में क्या आता है, अब एक्सट्रीम पॉवर्टी में क्या आता है कि भाई फूड जो है उसमें भी दिक्कत आ रही है,
हमारे पास इतने प्रॉपर रिसोर्सेज भी नहीं है कि हम फूड ढंग से ले पाएं। लेकिन जनरल पॉवर्टी में क्या आया, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं फूड के अलावा जो बाकी एसेंशियल चीजें हैं, जैसे कि क्या क्या है इसमें, क्लोथिंग आई, एनर्जी आई, हाउसिंग आ सकता है। तो ये सारे हमारे किसके पार्ट है, जनरल पॉवर्टी के और रिलेटिव पॉवर्टी के। इसके बाद जो हमारा तीसरा पार्ट आता है वो क्या आता है, ह्यूमन पॉवर्टी। अबे ह्यूमन पॉवर्टी क्या है, तो इट इज डिस्क्राइब्ड एज द अब्सेंस ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें देखो क्या क्या लिखा है, सच एज इलिटरेसी, कि भाई इसमें जो है जो प्रॉपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज है वो उन्हें नहीं प्रोवाइड की जा रही। क्योंकि अगर मान लो किसी को फूड प्रोवाइड कर दिया आपने, कपड़े प्रोवाइड कर दिए, इसके अलावा भी कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो प्रोवाइड करनी पड़ती है, जैसे कि एजुकेशन। अगर किसी पर्सन को पॉवर्टी से बाहर निकालना है, क्योंकि अगर उसे फूड मिल रहा है, ठीक है, कपड़े मिल भी गए, तो है तो अभी भी गरीबी में ही। अगर उसे गरीबी से बाहर निकालना है, उसे प्रॉपर तरीके से एजुकेशन देना पड़ेगा, उसे लिटरेट बनाना होगा, पढ़ा लिखा बनाना होगा। तो सच एज इलिटरेसी, ये एक बेसिक प्रॉब्लम है। मेल न्यूट्रिशन, फूड मिल भी रहा है तो अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से सेहत क्या हो रही है, खराब हो रही है, तो मेल न्यूट्रिशन। रिड्यूस्ड लॉन्गेविटी और पुअर मटेरियल हेल्थ, और जो हेल्थ है वो भी क्या है, बिल्कुल खराब हो चुकी है, ठीक है। प्रिवेंटेबल डिजीजेस, ठीक है, अब जो है बीमारियां आनी शुरू हो गई, क्यों, क्योंकि हेल्थ खराब हो रही है फूड, बेकार फूड की वजह से। और कई डिजीजेस जिसे हम प्रिवेंट कर सकते थे, हम उसे प्रिवेंट भी नहीं कर पा रहे, क्यों, प्रॉपर हॉस्पिटल्स या फिर प्रॉपर जो है फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है किस चीज़ की, इलाज के। इसकी वजह से जो है क्या हो रहा है, जो प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं जिसे हम उसे बचा सकते हैं, लोग उसकी वजह से भी मर रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि बेसिक चीज़ें जो हैं वो डेवलप नहीं हो रखी हैं। हमने एक बात की थी ना किसमें, सोशल ओवरहेड कॉस्ट में, जहां हमने डिस्कस किया था कि हम ह्यूमन बीइंग को चाहे बिजनेस डेवलप करने हो तो कुछ बेसिक जो है फैसिलिटीज, कुछ बेसिक यूटिलिटीज प्रोवाइड करना बहुत जरूरी होता है। तो वो बेसिक यूटिलिटीज यही है कि प्रॉपर एनर्जी हो, ठीक है, प्रॉपर रिसोर्सेज हो, प्रॉपर क्या नाम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, प्रॉपर हॉस्पिटल हो, प्रॉपर एजुकेशन हो, ये सब क्या आते हैं बेसिक नीड्स के अंदर। अगर ये चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी तो एक कंट्री जो है वो गरीबी में ही रहेगी। तो ये हमारा था पार्ट जो डिस्कस किसने किया, यूएनडीपी ने। मतलब ये सारी चीजें कौन बता रहा है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसने बोला कि ये 3 नोशंस है गरीबी के, अगर हमें गरीबी को हटाना होगा तो हमें इन 3 तरीके के लोग, मतलब इन्होंने 3 तरीके के लोग बनाए हैं गरीबी के अंदर, ह्यूमन पॉवर्टी, जनरल पॉवर्टी और एक्सट्रीम पॉवर्टी। और इन तीनों सेक्टर्स में काम करके हम गरीबी को हटा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास काम आगे क्या आता है, हाउ इज पॉवर्टी मेजर्ड। चलो पॉवर्टी की बात तो कर ली, अब पॉवर्टी मेजर कैसे होता है। अब पॉवर्टी मेजर जो है वो हर एक कंट्री में अलग अलग तरीका होता है मेजर करने का, क्योंकि हर एक कंट्री में गरीबी भी अलग अलग लेवल की है। कुछ कंट्री में कुछ ज़्यादा ही गरीब लोग हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही बड़े लेवल पे एक्सट्रीम गरीब में लोग जी रहे हैं, और कुछ कंट्री में हालात इतने भी गए गुजरे हैं कि उन्हें फूड की जरूरत पड़े, सबके पास प्रॉपर घर है, सबके पास प्रॉपर फूड है, कपड़े हैं, उनके लिए गरीबी के मायने क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। वो कुछ लग्जरी नीड्स को कंप्लीट नहीं कर पा पाते। जैसे अमेरिका के लोग, अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में फूड की दिक्कत है नहीं, कपड़ों की दिक्कत है नहीं, घर की दिक्कत है नहीं। अमेरिका में दिक्कत क्या है कि जो लोग लग्जरी में सर्वाइव नहीं कर पा रहे ना, वो लोग गरीब माने जाते हैं। जिनके पास प्रॉपर लग्जरीज नहीं है, गाड़ी नहीं है, ठीक है, बंगला नहीं है, उन्हें माना जाता है वहां पे गरीब। तो गरीबी के मायने कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है कि अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में गरीबी कैसी है और डेवलपिंग इकोनॉमीज में गरीबी कैसी है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, हाउ इज पॉवर्टी मेजर्ड, गरीबी को मेजर कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम बात करते हैं पहले इंडिया की। अब इंडिया में पहले क्या था, हमारा प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन जिसमें हम 5 ईयर प्लान चला रहे थे। 1951 में शुरू हुआ था हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जहां पे हमने हर एक 5 ईयर प्लान में अलग अलग सेक्टर को टारगेट किया कि हम वहां पे ग्रोथ करेंगे। जैसे पहले में एग्रीकल्चर को, दूसरे में इंडस्ट्रीज को, तीसरे में इंडस्ट्री एग्रीकल्चर दोनों को, ताकि हम ऑल ओवर डेवलपमेंट कर सके कंट्री की, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जैसे ही मोदी गवर्नमेंट आई, मोदी जी गवर्नमेंट आई, उन्होंने प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज कर दिया। तो प्लानिंग कमीशन नाउ इज कॉल्ड द नीति आयोग। नीति आयोग का मतलब क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उन्होंने कहा कि हम इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं, मतलब इंडिया को एक नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। तो वाज नोडल एजेंसी इन इंडिया, अब ये नई एजेंसी बन गई इंडिया के अंदर फॉर पॉवर्टी असेसमेंट, जिसका काम क्या था कि पॉवर्टी को मेजर करना, पॉवर्टी को कंट्रोल करना, वो सारा काम किसका है, इसका है। तो बेस्ड ऑन मेथोडोलॉजी सजेस्टेड बाय एक्सपर्ट ग्रुप्स और कमिटीज सेटअप बाय प्लानिंग कमीशन टाइम टू टाइम। तो जो प्लानिंग कमीशन है उसने टाइम टू टाइम कुछ पॉलिसीज बनाई,
कुछ मेथड्स चाहिए कि भाई गरीबी को हम ऐसे मेजर करेंगे, गरीबी को अब सिर्फ मेजर करना ही बड़ी बात नहीं है ना, गरीबी को हम टैकल कैसे करेंगे, उसके लिए सॉल्यूशंस क्या क्या हैं वो सब हम बात करते हैं। किसके अंदर, ये सारा काम किसका है, नीति आयोग का, कि पहले बताओ भाई गरीबी कितनी है, उसे मेजर करो, दूसरा उसे हैंडल कैसे करेंगे, उससे लोगों को बाहर कैसे निकालेंगे, वो सारे सॉल्यूशंस बताओ, और फिर उसे अप्लाई भी करना है हमें रियल लाइफ में, ताकि सही में गरीब लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जा सके। अब जैसे आपने देखा होगा ना, गरीबी का सिर्फ कंट्री टू कंट्री डिफरेंस नहीं है, आप चाहे इंडिया में रहो, अब इंडिया में डिफरेंस नहीं है गरीबों का। अब इंडिया में देखो 10% लोग मैक्सिमम रिसोर्सेज क्या करके बैठे हुए हैं, कवर करके बैठे हैं, और बाकी 90% लोग, उनके पास बाकी 10% रिसोर्सेज हैं। मतलब 90% रिसोर्सेज 10% लोगों के पास है, और 10% रिसोर्सेज बाकी 90% लोगों के पास हैं। तो ऐसे हालात हैं, मतलब इनइक्वालिटी कुछ बड़े ही लेवल पे है। दूसरा, अब देखो रूरल और अर्बन सिटीज में, रूरल सिटीज में जो रह रहे हैं उनके पास फैसिलिटीज की कितनी फालतू कमी है, उनके पास बेसिक फैसिलिटीज यानी कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा नहीं है, ठीक है, वाटर सप्लाई में दिक्कत है, पॉल्यूशंस वगैरह होते हैं। और जो अर्बन सिटीज हैं वहाँ पे ये बेसिक नीड्स तो अच्छे तरीके से मिल रहे हैं, लेकिन कुछ दिक्कतें वहाँ भी हैं, जैसे कि पॉल्यूशन। तो बहुत सी तरह की दिक्कतें दोनों जगह हैं, रूरल एरियाज में भी और अर्बन सिटीज़ में भी। और यही नहीं, गरीबी के मायने भी अलग है। अब अर्बन सिटीज़ में थोड़े से रिच लोग रहते हैं, जैसे जनरली मिडिल क्लास लोग, और बेचारे गांव देहात में कौन से लोग रहते हैं, जो कौन सी क्लास के हैं, पुअर क्लास के हैं, या फिर क्या बोलता हूँ मैं उसे, लोअर क्लास लोग जो हैं वो रहते हैं, ठीक है, गांव वगैरह में, क्योंकि उनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होती है कि शहरों में जाएं और शहरों के खर्चों को अफोर्ड कर पाएँ। तो इस तरह की दिक्कत है। और यही नहीं, शहरों में गरीबी देखने को मिलती है। शहरों में क्या होता है, कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही रिच होते हैं और कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही पुअर होते हैं। जैसे कि कई लोगों के पास अपने अपने घर अवेलेबल हैं, फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, बड़े बड़े घर बना रखे हैं, और कई लोग शहरों में ऐसे होते हैं जो फुटपाथ पे सोते हैं। तो गरीबी जो है वो सिर्फ कंट्री लेवल पे नहीं होती, गरीबी शहरों में भी है, गरीबी अर्बन और रूरल एरियाज के बीच में भी डिफरेंस है गरीबी के अंदर, ठीक है। एक ही सिटीज में अमीर लोग और गरीब लोग दोनों ही रहते हैं। तो इस क्या है, बेसिक डिफरेंसेस हैं। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि भाई टैकल कैसे करना है, वो भी किसका काम है, प्लानिंग कमीशन का ही काम है। तो बेस्ड ऑन मेथोडोलॉजी सजेस्टेड बाय एक्सपर्ट ग्रुप्स, तो जो एक्सपर्ट ग्रुप इनके अंदर बैठे हुए हैं उनका काम क्या है, कमिटीज ऑफ फॉर्म हो रखे हैं, उनका काम क्या है, सेटअप बाय प्लानिंग कमीशन टाइम टू टाइम। तो ये लोग टाइम टू टाइम एक नए मेथड्स, नई स्ट्रेटजीज बनाते रहते हैं, जिनके जरिए हम इंडिया में पॉवर्टी को टैकल करेंगे, हैंडल करेंगे और सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अब नोट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है वो देखो यहाँ पे, तो हाउस होल्ड्स हुज कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज बिलो पॉवर्टी लाइन। अब ऐसे हाउस होल्ड्स, देखो मैंने बात की थी पिछली वीडियो में पॉवर्टी लाइन के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, गरीबी रेखा। अब ये पॉवर्टी लाइन क्या है, पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या है कि एक वो उन्होंने एक लाइन खींच दी रिसोर्सेज की, कि जिनके पास इससे कम रिसोर्सेज हैं वो तो आएंगे बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर, ठीक है। यानी कि जिनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए भी, वो किसका पार्ट है, बीपीएल का। लेकिन जिनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज हैं वो किसका पार्ट बनेंगे, एपीएल का, अबव पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा के ऊपर हैं वो लोग। तो हाउसहोल्ड्स हुज कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज बिलो द पॉवर्टी लाइन आर सेड टू बी बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि बीपीएल, एंड कंसिडर्ड पुअर, उन्हें फिर क्या मानते हैं हम लोग, पुअर मानते हैं। और कंजप्शन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेट ऑफ गुड्स, और फिर हम कंजप्शन कैसे मेजर करते हैं, इन सेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड रेफरेंस पॉवर्टी लाइन बास्केट। इसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉवर्टी लाइन बास्केट, कि पॉवर्टी लाइन बास्केट के हिसाब से कितनी गुड्स और सर्विसेज को अफोर्ड कर पा रहे हैं बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग, और उससे फालतू जो अफोर्ड करेगा वो किसमें पहुंच जाएगा, अबव पॉवर्टी लाइन के अंदर, यानी गरीबी रेखा के ऊपर, कि भाई इनके पास इतने रिसोर्सेज तो हैं कि अपनी गरीबी को ये दूर कर पा रहे हैं। इसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, इंडियाज पॉवर्टी एस्टिमेट वाज बेस्ड ऑन 2 एसेंशियल एलिमेंट्स। इंडिया की जो पॉवर्टी है एस्टिमेट जो है वो क्या है, 2 एसेंशियल एलिमेंट्स के बेस पे है। वो कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट है वो देखते हैं। पहला, इंफॉर्मेशन ऑन कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग हाउस होल्ड्स इज प्रोवाइड बाय एनएसएस कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वेस। अब देखो जो हमारे इंफॉर्मेशन है, किस चीज़ की इंफॉर्मेशन, कंजप्शन एक्सपेंडिचर की, कि भाई जो लोग जो हैं कितना खर्चा कर रहे हैं कंजप्शन पे, यानी कितना पैसा खर्च कर पा रहे हैं लोग कंजप्शन करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस लेवल पे है, उसका डाटा हमेशा निकालती कौन है, एनएसएस, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई जो खर्चा है सिर्फ ऐसा तो नहीं हो रहा कि सिर्फ रिच पर्सन खर्चा कर पा रहे हैं, ठीक है, मिडिल क्लास वाले कम खर्चा कर पा रहे हैं और बेचारे गरीब लोग वो कंजप्शन कर ही नहीं पा रहे। तो सिर्फ कंजप्शन एक्सपेंडिचर देखने से बात नहीं बनेगी, हमें क्या देखना पड़ेगा कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस लेवल पे है, यानी कि किस किस क्लास के लोग कितना कितना पैसा
कंज्यूम कर पा रहे हैं, कितना कितना पैसा खर्च कर पा रहे हैं रिसोर्सेज के लिए। उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर तो अगर मैं टोटल निकाल दिया तो वो तो बढ़ के आएगा। बढ़ के क्यों आएगा? क्योंकि अमीर लोग जो हैं वो बहुत फालतू फालतू पैसा खर्च करते हैं। अब अंबानी है, अडानी है, टाटा है, तो बहुत फालतू पैसा खर्च करते हैं। लेकिन जो बेचारे गरीब लोग हैं वो तो पैसा खर्च ही नहीं कर पाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और उनको भी दिखाया जाएगा कि भाई कंजप्शन एक्सपेंडिचर इतना सारा है, इसमें ये सारे लोग आते हैं। लेकिन हमें हर एक सेक्टर का कंजप्शन एक्सपेंडिचर अलग अलग निकालना पड़ेगा कि भाई अमीर लोग कितना खर्चा कर रहे हैं, गरीब लोग कितना खर्च कर रहे हैं और मिडिल क्लास वाले कितना खर्चा कर रहे हैं। दूसरा हमारे पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, These households expenditures are accessed by reference to a given poverty line। और हम ये हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर एक बेस पे बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस लाइन, पॉवर्टी लाइन। ये हमारी है रेफरेंस लाइन, ठीक है। कि जो इन रिसोर्सेज से फालतू रिसोर्सेज यूज करेगा वो हमारा क्या है, गरीबी रेखा के ऊपर आ जाएगा। जो इन बेसिक रिसोर्सेज से कम खर्च करेगा वो किसके अंदर आ जाएगा, गरीबी रेखा के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पे गरीबी नापी जाती है इंडिया के अंदर। तो ये हमारा एक तरीका था गरीबी को नापने का। और हम गरीबी को एक्सेस करने की कोशिश बहुत पहले से कर रहे हैं। मतलब इंडिया आज़ाद होने के बाद ही इंडिया में ये चीज़ चालू हो गई थी कि लोगों की जो गरीबी है दूर करनी है। इसलिए इंदिरा गांधी ने एक स्लोगन भी चलाया था, गरीबी हटाओ, है ना। तो गरीबी हटाओ जो है वो था इस चीज़ के लिए कि भाई जो लोग गरीब हैं उन्हें कम से कम, उनकी आज़ादी का मतलब क्या था कि भाई उन्हें गरीबी से बाहर निकाला जाए, उनके पास भी प्रॉपर रिसोर्सेज खर्च करने के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों हर जगह, ताकि वो भी अच्छे तरीके से एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड एंजॉय कर पाएं। अब तक हमने गरीबी की बहुत सारी बात कर ली। प्रीवियस वीडियो में आपको याद होगा मैं डिस्कस किया था कि गरीबी का जो है इंडिया में कैसे मेजर किया जाता है, 5 ईयर प्लान्स क्या थे, नीति आयोग क्या थी। और आज के वीडियो में कुछ डिफरेंट कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। वो कंसेप्ट क्या है, मेजर्स ऑफ पॉवर्टी, यानी कि ऐसे कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनके जरिए हम पॉवर्टी को मेजर कर सकते हैं, यानी कि गरीबी जो है वो किस लेवल पे है, कितने लोग गरीब हैं, वो सब एक कंट्री में मेजर कर सकते हैं इन सारे मेजर्स को यूज करके जो हमारे अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने दिए हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में सारे मेजर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं वो है इनकम इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। एक तो होता है इनकम इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी, दूसरा होता है नॉन इनकम इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। यानी बिना इनकम के कैसे इंडिकेटर्स होते हैं कि कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग अमीर हैं, उसकी वीडियो में बनाऊंगा, उसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि इनकम इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी कौन कौन से होते हैं। तो पहला हमारे पास क्या आता है इनकम इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी में, हेड काउंट इंडेक्स। अब ये हेड काउंट इंडेक्स ये है कि आप रेशियो निकाल लो। रेशियो किस चीज़ का, कि कितने लोग गरीब हैं और कितने लोग अमीर हैं, यानी कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है इंडिया के हिसाब से और कितने लोग अब पॉवर्टी लाइन है। तो उसको, उसके रेशियो को कंप्यूट कर लो। उसको हम क्या बोलते हैं, हेड काउंट इंडेक्स। हेड का मतलब क्या है कि हर एक बंदा गिन लो आप कि इतने बंदे गरीब हैं और कितने बंदे अमीर हैं, तो उनका रेशियो कंप्यूट कर लो कि कितने बंदे गरीब आ रहे हैं, कितने बंदे अमीर आ रहे हैं। तो वही सेम चीज यहाँ पे है। तो हेड काउंट रेशियो मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। इट इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द पॉवर्टी सिचुएशंस इन 2 जोन्स और 2 रीजन्स। इसके जरिए हम ये देख सकते हैं कि किस रीजन में कितने अमीर लोग हैं, किस रीजन में कितने गरीब लोग हैं। अब हम सब जानते हैं कि रीजन के हिसाब से भी गरीबी और अमीरी देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल आजकल देखो आप दिल्ली जो है किस चीज़ के लिए फेमस है, पावर के लिए, क्योंकि यहाँ पे सारे पावरफुल लोग यहीं पे रहते हैं। जितने हमारे नेता वगैरह हैं, पीएम साहब हैं, प्रेसिडेंट है, वो सब कहाँ पे रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ हमारी फाइनेंशियल कैपिटल, वो हमारी कौन सी बन जाती है फिर, मुंबई, क्योंकि वहाँ पे जितने हमारे मिलियनर्स हैं, बिलियनर्स हैं, वो सब वहाँ पे रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो उनके लिए काफ़ी बढ़िया जगह है। लेकिन दिक्कत क्या है, रीजन में ही सिर्फ अमीरी गरीबी नहीं होती, रीजन के अंदर भी अमीरी गरीबी देखने को मिलती है। अगर मैं मुंबई में बात करूँ तो क्या मुंबई में, यानी कि जो महाराष्ट्र है, उसमें सारे लोग अमीर ही हैं? नहीं, महाराष्ट्र की भी काफ़ी खस्ता हालत है। इतने बिलियनर्स होने के बावजूद भी उनके घर तो बड़े बड़े मिलेंगे आपको, लेकिन वहाँ पे कुछ चोल्स भी हैं, झुग्गी भी हैं, जहाँ पे काफ़ी गरीब लोग रहते हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है। तो अगर हम हेड काउंट इंडेक्स लगा लें तो हम यहाँ पे रेशियो निकाल लेंगे कि कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और कितने लोग गरीबी रेखा के ऊपर हैं। इस तरीके से पता लग जाएगा कि कितने लोग अमीर हैं, कितने लोग गरीब हैं, और इस तरीके से हम अलग अलग रीजन्स को, अलग अलग स्टेट्स को कंपेयर भी कर सकते हैं कि कहाँ पे कितनी अमीरी है, कहाँ पे कितनी गरीबी है। अब हमारे पास इसकी एक एडवांटेज देखते हैं, इसका एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज ऑफ इंडेक्स इज दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड कंप्यूट इट मोस्ट, मतलब इसको काफ़ी इजी होता है अंडरस्टैंड करना, समझना भी और निकालना भी, क्योंकि आपको गिनती तो करनी है कि हाँ भाई ये लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं क्योंकि इन लोगों के पास रिसोर्सेज मिनिमम हैं, तो ये इतने बंदे गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं, और इतने पर्सन जो है वो अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं, या फिर ये लोग हैवी अमाउंट में खर्चा कर पा रहे हैं, कंजप्शन जो है इनका हाई लेवल का है, तो ये लोग अमीर हैं, गिन लिए और दोनों का रेशियो निकाल दिया। तो ये काफ़ी
काफ़ी ईजी होता है कंप्यूट करना, एंड इट मोस्ट वाइडली यूज मेजर टू एस्टिमेट पॉवर्टी। इसको हम यूज़ करते हैं पॉवर्टी निकालने के लिए, लेकिन इसकी एक दिक्कत भी है, यानी कि लिमिटेशन, यानी कि डिसएडवांटेज भी है। अब बात डिसएडवांटेज क्या है, इट डज नॉट इंडिकेट द डिग्री ऑफ पॉवर्टी। ये कभी भी डिग्री ऑफ पॉवर्टी नहीं शो कर पाता। डिग्री ऑफ पॉवर्टी का मतलब क्या है, गरीबी है तो किस लेवल पे है। अब देखो, गरीबी रेखा के नीचे बहुत सारे लोग आएंगे, अब उन रेखा के नीचे भी भाई गरीबी के टाइप होंगे ना। कुछ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी का पार्ट बनेंगे जो बिल्कुल बहुत तगड़े तरीके से गरीब हैं, ठीक है। कुछ लोग उनसे थोड़े से ऊपर आएंगे, ठीक है, कुछ उनसे ऊपर आएंगे। तो इस तरीके से जो है गरीबी रेखा के नीचे भी क्या है, गरीबों के टाइप्स हैं कि कोई नॉर्मल गरीब होगा जिसके पास सिर्फ कुछ रिसोर्सेज की कमी है, कुछ के पास एक्सट्रीम रिसोर्सेज की कमी है। तो वो सब कैसे पता करेंगे, मैंने कि डिग्री का पता यहाँ पे नहीं लगेगा कि कौन किस लेवल पे गरीब है। तो यहाँ पे आप डिग्री का पता नहीं लगा पाओगे। इसका मतलब डिसएडवांटेज क्या हुई इसकी, इट डज नॉट इंडिकेट द डिग्री ऑफ पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग पुअर। और हाँ, ये भी नहीं दिखा पाएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पुअर्स के बीच में कैसी है। जैसे हम बोलते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम रिच में कैसी है और पुअर में कैसी है, लेकिन पुअर्स के बीच में भी तो जो गरीब लोग हैं उनकी इनकम का जो लेवल है वो अलग अलग होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और कंजप्शन ऑफ इनकम शो नहीं कर पाएगा। तो ये इसी के आ गई एक लिमिटेशन, डिसएडवांटेज। तो ये बता हमारा पहला हेड काउंट इंडेक्स। तो हमने इसके एडवांटेज भी देखी, डिसएडवांटेज भी देखे। देखते हैं दूसरा हमारे पास जो आता है वो आता है द पॉवर्टी गैप इंडेक्स। अब बात है द पॉवर्टी गैप इंडेक्स क्या है, देखते हैं। तो द पॉवर्टी गैप इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। ये क्या दिखाता है, इंटेंसिटी पॉवर्टी। मतलब एक इकोनॉमिस्ट आया, उसने बोला ये हेड काउंट इंडेक्स है तो बढ़िया, इजी है कंप्यूट करना, लेकिन दिक्कत क्या है, इसकी तो बता ही नहीं रहा कौन पर्सन किस लेवल पे गरीब है। मैं बनाऊंगा अपना नया, है ना, तगड़े वाला। वो क्या दिखाएगा, वो दिखाएगा द पॉवर्टी गैप इंडेक्स। यानी कि पॉवर्टी गैप इंडेक्स का काम क्या है, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी को शो करना है, यानी कि डिग्री ऑफ पॉवर्टी दिखाना कि गरीब है तो किस लेवल के गरीब हैं, किस लेवल पे वहां पे गरीबी चल रही है। तो इट इज मेजर्स द एवरेज पॉवर्टी गैप। ये दिखाता है पॉवर्टी के बीच में गैप कैसा है इन पॉपुलेशन एज प्रपोर्शन ऑफ पॉवर्टी लाइन। अब इन अदर वर्ड्स इट टेल हाउ पुअर द पुअर आर, मतलब गरीब लोग कितने गरीब हैं, ये दिखाने का काम किसका है यहाँ पे, द पॉवर्टी गैप इंडेक्स का। तो भाई ने देखा कि अरे इस इकोनॉमिस्ट ने तो बेड़ा कर दिया, इजी मेथड दे रखा है पर यहाँ पे डिसएडवांटेज है, तो क्यों ना मैं इसका डिसएडवांटेज को सोल्व करके एक नया मेथड बना दूं। तो एडवांटेज क्या है इसका, तो मेन एडवांटेज ऑफ दिस इंडेक्स इज दैट इट हेल्प्स प्रोवाइड एन ओवरऑल असेसमेंट ऑफ अ रीजन्स प्रोग्रेस इन अ पॉवर्टी रिडक्शन। इसका मतलब ये दिखाता है कि जो पॉवर्टी रिडक्शन के लिए जो मेथड्स यूज किए गए थे वो किस लेवल पे सही रहे हैं, किस लेवल पे गरीबी को कम किया गया है, उसके लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं कि जो गरीबी का जो गैप है वो कम हुआ है या नहीं हुआ। मतलब जो लोग एक्सट्रीम लेवल के गरीब थे, क्या उनके पास अभी भी एक्सट्रीम लेवल की गरीबी है, या फिर अब वो नॉर्मल पुअर्स में आ गए हैं, या फिर अब वो एक मिडिल क्लास सेक्शन में आ चुके हैं। तो वो ये सारे चेक करना किसका काम है, इस मेथड का। हम लोग उसके लिए इस मेथड को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो सिर्फ ये दिखाता है कि ये पर्सन गरीब है और ये पर्सन अमीर है। इसके बाद इट हेल्प्स प्रोवाइड एन ओवरऑल असेसमेंट ऑफ रीजंस प्रोग्रेस इन पॉवर्टी रिडक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ स्पेसिफिक पब्लिक पॉलिसीज और प्राइवेट इनिशिएटिव्स। इसके अलावा ये इवैल्यूएट भी करता है कि जो स्पेसिफिक पब्लिक पॉलिसीज चलाई गई थी, कि जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी चलाई है और जो प्राइवेट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं इनको ठीक करने के लिए, क्या वो उतने बेनिफिशियल रहे भी हैं या नहीं रहे हैं। तो इस इंडेक्स को हम यूज करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो गरीबी में गैप ढूंढने के लिए, दूसरा जो भी हम लोगों ने पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी है उसमें ये चेक करने के लिए क्या वो पॉलिसी कितनी सक्सेसफुल रही है गरीबी को खत्म करने में। तो ये मैं कह सकता हूं काफी इफेक्टिव मेथड है गरीबी को चेक करने का। ये चीज ध्यान रखना। और ध्यान रखना इस पॉइंट पे से क्वेश्चन सिर्फ एक ही आ सकता है। वो क्वेश्चन क्या है, मेजर्स ऑफ पॉवर्टी में इनकम इंडिकेटर पॉवर्टी कौन कौन से हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे इनकम पॉवर्टी, इनकम इंडिकेटर पॉवर्टी, तो हमारे 4 हैं ये इनकम इंडिकेटर्स। और नॉन इनकम इंडिकेटर्स की बात मैं अगली वीडियो में करूंगा। अब हमारे पास तीसरा मेथड क्या आता है, तीसरा मेथड है स्केर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स। अब ये स्केर्ड पॉवर्टी गैप क्या है, तो ये कह सकते हो आप ये दूसरे का भी एडवांस वर्जन है। इस भाई ने एक और बड़ा मेथड बना दिया। तो ये क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज पॉवर्टी सेवेरिटी इंडेक्स। इट इज कंप्यूटेड द एवरेजिंग द स्केयर ऑफ पॉवर्टी गैप रेशियो। मतलब अगर मैं इस मेथड से जो आंसर आएगा उसको स्केयर करने की कोशिश करूं तब हमारे पास ये आएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज कंप्यूटेड द एवरेजिंग द स्केयर पॉवर्टी गैप रेशियो। यानी कि जो भी पॉवर्टी गैप रेशियो था उसके स्केयर का एवरेज करने के बाद ये आएगा हमारे पास फॉर ईच इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल के लिए। एंड दस एट्रीब्यूट्स मोर वेट ऑन ऑब्जर्वेशंस। तो जो एट्रीब्यूट्स हैं इसके, मतलब जो आंसर आएगा उसका मोर वेट पड़ेगा ऑब्जर्वेशंस के ऊपर, दैट फॉल शॉर्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन, जिसकी वजह से पॉवर्टी लाइन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब ये एक और इफेक्टिव मेथड है ये चेक करने का
कि जो गरीबी है वो किस लेवल पे है, मतलब जो गरीब है वो किस लेवल के गरीब है, और अमीर है तो किस लेवल पे अमीर है। और ये पुअर में शो करता है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है, यानी कि लोग किस लेवल पे कंजप्शन कर रहे हैं, गरीब लोग भी, ठीक है, और उनके बीच में भी ऐसा रहेगा ना, कुछ लोग नॉर्मल गुड्स को कंज्यूम कर पा रहे होंगे, कुछ लोग पुअर क्वालिटी के गुड्स कंज्यूम कर पा रहे होंगे, क्योंकि कुछ लोग एक्सट्रीम गरीब होंगे, तो उस तरीके से डिफरेंसेस क्रिएट करता हुआ चलेगा। तो एडवांटेज क्या आता है इसका, तो इट इज मोर बेनिफिशियल टू पुअर, ये गरीबों के लिए और ज्यादा बेनिफिशियल होता है, हु आर फर्दर अवे फ्रॉम पॉवर्टी बिकॉज दे विल नॉट रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस, क्योंकि उन लोगों को गवर्नमेंट से सेम असिस्टेंस यानी कि सेम ध्यान, सेम पैसा, सेम रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं। अब एक सिंपल सी बात है ना, अगर मान लो मैं सिर्फ इस फर्स्ट मेथड को यूज करता रहता तो इसके लिए गरीबी का एक ही मायने मतलब है कि जो भी पॉवर्टी के नीचे आ रहा है वो सब गरीब हैं, तो सबको इक्वल ट्रीट करो। हो सकता है कुछ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में हो तो उन्हें एक्सट्रीम रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ेगी ना मेरे भाई, और जो लोग थोड़े कम गरीब होंगे उन्हें थोड़ा कम रिसोर्स देने पड़ेंगे, और जो लोग थोड़ा सा नॉर्मल होंगे उन्हें तो बस थोड़े से रिसोर्सेज देके हम लोग अच्छी क्वालिटी के सर्विसेज या फिर गुड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे काम नहीं कर पाएगी, लेकिन वो यहाँ पे काम करेगी कि गवर्नमेंट का ध्यान ही जाएगा कि ये कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, तो इन लोगों को विशेष ध्यान की जरूरत है, कुछ लोग थोड़े से कम गरीब हैं, इन लोगों को थोड़े बहुत रिसोर्सेज देके हम अच्छी क्वालिटी का लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यही होता है कि गवर्नमेंट का जब असिस्टेंस किसी पुअर को पाना हो तो उसके लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या आता है, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला ये है SPGI यानी कि स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स का फॉर्मूला ये 1/n, एन हमारे पास क्या है, टोटल पॉपुलेशन, ये है सिग्मा। बात है भाई सिग्मा का मतलब क्या होता है, भाई सिग्मा का मतलब होता है समेशन, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा जब आप स्टैट्स वगैरह करते होगे, तो सिग्मा का मतलब क्या था, समेशन, ये जो भी वैल्यू है उन सबका टोटल। देखो ये फॉर्मूला ऐसे बना हुआ है जो मैंने यहाँ पे बात की थी। तो ये क्या है, Z-C। अब ये Z क्या है हमारे पास, पॉवर्टी लाइन कट ऑफ, और मतलब पॉवर्टी लाइन की कितनी कट ऑफ है, कट ऑफ का मतलब क्या है कि पॉवर्टी लाइन कहाँ पे लाई करता है, तो जो उससे ऊपर होगा वो अब पॉवर्टी लाइन के अंदर आएगा, जो नीचे होगा बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आएगा। तो पॉवर्टी लाइन कट ऑफ की वैल्यू Z होती है। C क्या है, C हमारे पास है कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ पुअर, कि एक जो गरीब पर्सन है वो कितना कंजप्शन है, पैसा खर्च कर पा रहा है, C है, और अपने में फिर से क्या आएगा, Z यानी कि पॉवर्टी लाइन कट ऑफ, और इसका स्केयर, इन सबका एवरेज, देखो N क्या है, एवरेज, तब हमारा क्या आता है, SPGI। तो सबसे मस्त मेथड है चेक करने का कि जो गरीबी है उसकी इंटेंसिटी कैसी है, डिग्री कैसी है, फिर सोल्व कैसे कर सकते हैं। और इस तरीके से जो गवर्नमेंट का ध्यान है वो पुअर लोगों पे थोड़ा ज़्यादा जाता है, ठीक है, क्योंकि पुअर लोगों के भी टाइप्स होते हैं, और ये उस टाइप्स को क्लियर कर देता है कि कुछ लोग एक्सट्रीम पुअर हैं, कुछ लोग थोड़े कम पुअर हैं, और कुछ लोग मतलब पुअर के ना के बराबर ही गरीब है, ठीक है, बस कहने को गरीब हैं। अब आगे हमारे पास क्या आता है, तो यही तो फर्क है भाई, गवर्नमेंट को सारी चीज़ों को पता होना चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कुछ चीज़ें जो मैंने रियल लाइफ में देखी हुई चीज़ें हैं। मैंने तो चीज़ें भी देखी है कि जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, PDS, जिसको हम राशन सिस्टम बोलते हैं, गवर्नमेंट राशन प्रोवाइड करते हैं, लोग भाई गाड़ी लेके राशन लेने जाते हैं, जिनके पास व्हीकल्स हैं प्रॉपर 4 व्हील्स वाले व्हीकल, ठीक है, गाड़ी लेके जाएंगे आराम से और वहाँ से आके राशन लेके आएंगे। अरे एक सिंपल सा, जिसके घर में गाड़ी होगी, मेरा मानना है गाड़ी का मिनिमम मेंटेनेंस ना हर महीने का 10,000 रुपये का होता है, मतलब उसका लाने ले जाने का खर्चा, सर्विसेज का खर्चा 10,000 रुपये का होता है। और जो बंदा 10,000 रुपये सिर्फ गाड़ी को मेंटेन करने का खर्चा कर सकता है, तो उसे राशन की क्या जरूरत है, वो फ्री के गेहूँ, फ्री के चावल क्यों लेगा, ठीक है, लेकिन लोग लेते हैं। इतना खराब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा। और लेकिन यहीं पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फुटपाथ पे सोते हैं, ठीक है, कहीं भी रोड पे सो रहे हैं या फिर और भीख वगैरह मांग रहे हैं, बैगिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके पास राशन कार्ड तक बना हुआ नहीं है। मतलब जिनको जरूरत नहीं है राशन देने की, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऐसा हो चुका है, उनको राशन मिल रहा है, लेकिन जिनको एक्चुअल में जरूरत है, जिनको हक है, उन्हें मिलना चाहिए वो अनाज, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है। तो ऐसा कुछ सिस्टम चल रहा है हमारी कंट्री का, मतलब कहीं ना कहीं लैक तो कमी तो रह रही है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है। तो इसके लिए ये सारी इफेक्टिव मेथड जो है लगाने बहुत जरूरी है, और टाइम टू टाइम चीज़ों को अपडेट किया जाना जरूरी है। जैसे सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लो APL BPL का एक बार खींच दिया आप लोगों ने कि भाई हाँ इसका राशन कार्ड बनेगा, इसका राशन कार्ड नहीं बनेगा, ये बेचारा अबव पॉवर्टी लाइन है और ये जो है ये बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो एक बात बताओ, क्या गरीब लोग अमीर नहीं हो सकते क्या उनके पास रिसोर्सेज बेटर नहीं हो सकते? क्या पता उनकी फैमिली में कोई अच्छा वेल एजुकेटेड पर्सन हो, ठीक है, जिसने उसके परिवार को काफ़ी बढ़िया कर दिया हो, ठीक है, तो क्या जरूरत है फिर उसे राशन कार्ड देने की, उसका नाम हटा दो। तो इन सारी चीज़ों को टाइम टू टाइम अपडेट किया जाना क्या है, बहुत ज़रूरी है, जो कहीं ना कहीं एक लैक रह जाता है। आए क्या था हमारे पास अगले मेथड में, जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो है
शोरोक्स-थोन इंडेक्स। अब ये सैन शोरोक्स-थोन इंडेक्स क्या है देखते हैं। तो इट इज अ कंपोजिट पॉवर्टी मेजर, ये हमारा कंपोजिट पॉवर्टी मेजर है विच कंबाइंस द प्रपोर्शन ऑफ पुअर पीपल, द डेप्थ ऑफ देयर पॉवर्टी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलफेयर अमंग पुअर। तो ये एक तरह से सब चीजों को बात करता है। एक तो पहली बात, ठीक है, प्रपोर्शन ऑफ पुअर पीपल, यानी कितने लोग एक्चुअल में गरीब हैं उसके बारे में। उसके बाद डेप्थ ऑफ देयर पॉवर्टी, इसको हम क्या बोलते हैं, डेप्थ, इंटेंसिटी, डिग्री, एक ही बात है, मतलब गरीब हैं तो किस लेवल पे गरीब हैं। इसके अलावा ये बात किस पे करता है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलफेयर अमंग देम पुअर, और जो वेलफेयर मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, क्या वो सभी को इक्वल मिल रहा है या फिर जो एक्सट्रीम पुअर है उसे ज़्यादा मिलना चाहिए तो ज़्यादा मिल रहा है, जो थोड़े कम पुअर उन्हें कम मिलना चाहिए। तो इस तरीके से सब चीज़ों को कंबाइन करके हमारा क्या निकलता है, सैन-शोरोक्स-थोन इंडेक्स। यानी कि हमने देखा है सबसे पहले क्या, एक ऐसा मेथड जो बहुत सिंपल था लेकिन इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज थे। फिर जो अदर इकोनॉमिस्ट आए वो इन डिसएडवांटेज को खत्म करते हुए आ रहे थे, ठीक है। और इस फोर्थ पॉइंट सब कुछ कंबाइन ही कर दिया कि सब कुछ एक ही मेथड पता लगा लेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो कितनी इफेक्टिव तरीके से काम कर रही है, ठीक है, अपने गरीबी को हटाने के लिए। तो इसका काम होता है, इन सारे मेथड्स के जरिए हम गरीबी भी मेजर करते हैं, पॉवर्टी मेजर करते हैं, और उनके मेजरमेंट स्केल थे और यही हेल्प करते हैं गरीबी को हटाने में। अब आते हैं कंसेप्ट के ऊपर। तो कंसेप्ट हमारे पास क्या है, नॉन इनकम इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। इसके मात्र 3 इंडिकेटर हैं, उन 3 इंडिकेटर को डिस्कस करते हैं हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखते हैं कौन कौन से 3 इंडिकेटर हैं। पहला हमारे पास क्या आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो हमारे पास क्या है, नॉन इनकम इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी बैलेंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि HDI। अब ये HDI क्या है हम सब जानते हैं। अब नाम तो लिखा हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका मतलब है कि ह्यूमन की ओवरऑल डेवलपमेंट देखने वाला इंडेक्स, कि जो ओवरऑल है वो ह्यूमन की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, और कैसे हम चेक करेंगे कि हाँ जो एक ह्यूमन बीइंग है वो डेवलप कर रहा है टाइम के साथ। तो यहाँ पे क्या है, तो इट इज अ स्टैटिस्टिकल टूल यूज्ड टू मेजर अ कंट्रीज ओवरऑल अचीवमेंट। तो ये हमारे पास एक ऐसा टूल होता है जिसके जरिए हम कंट्री की ओवरऑल अचीवमेंट्स को देखते हैं इन इट्स सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन, कि सोशल लाइफ में यानी कि सोसाइटी के लिए कौन कौन से काम किए गवर्नमेंट ने, प्राइवेट सेक्टर ने, कि हाँ जिससे मैं कह सकता हूँ कि हमारी इकोनॉमी जो है ग्रोथ हुई है इकोनॉमी के अंदर। उसके अलावा दूसरा अचीवमेंट क्या हो सकता है, इकोनॉमिक डायमेंशन, यानी कि इकोनॉमिक लेवल पे कैसे हमने चीजों को अचीव किया है, फाइनेंशियल चीजें को कैसे क्रिएट किया हुआ है, तो उसे क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक डायमेंशन। दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, सोशल लेवल पे डेवलपमेंट बहुत जरूरी है और इकोनॉमिक लेवल पे डेवलपमेंट भी क्या है, बहुत जरूरी है। अगर हम एक में भी लैग कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं मैं ये बात बोल सकता हूँ कि जो कंट्री जो है वो ओवरऑल डेवलप नहीं कर पा पाई। इसके बाद क्या आता है, द सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस ऑफ अ कंट्री आर बेस्ड ऑन पीपल्स हेल्थ। अब सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशन कैसे देखेंगे कि भाई लोगों की हेल्थ कैसी है। अब सपोज करो आपने कंट्री में अच्छा खासा डेवलपमेंट मिले इकोनॉमिक लेवल पे, लेकिन लोगों की हेल्थ काफी खराब होती जा रही है, लोगों की सोशल लाइफ खत्म होती जा रही है, तो ऐसी डेवलपमेंट का क्या फायदा, ऐसी अचीवमेंट्स का कोई बेनिफिट नहीं होता। सपोज करो किसी पर्सन ने पैसा बहुत फालतू अर्न कर लिया, इकोनॉमिकली काफी डेवलप कर चुका है, लेकिन उसके जो बाकी सोशल सिस्टम्स है वो सब खराब हो चुके हैं, तो उस पैसे का कोई यूज नहीं है क्योंकि वो उसे हैप्पीनेस ही प्रोवाइड नहीं कर पा पाएगा। तो भाई सेम चीज यहाँ पे है, तो पीपल्स की हेल्थ जो है वो क्या होनी चाहिए, काफी बेटर होनी चाहिए। दूसरा, देयर लेवल ऑफ एजुकेशन, उनका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, वो काफी बढ़िया होना चाहिए। इस लेवल ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि वो पर्सन है वो ओपन माइंडेड होना चाहिए और माइंडसेट काफी अच्छा होना चाहिए, समझदार जिसे को हम बोलते हैं, एक समझदार व्यक्ति। तो वो उसे कैसे मिलेगा, एक अच्छे एजुकेशन के साथ। जैसे कि आजकल देखो, आजकल एजुकेशन का मतलब ही क्या दिया है, नौकरी, कि भाई डिग्री लेंगे उसे नौकरी करेंगे। अरे एजुकेशन का मतलब कभी भी नौकरी नहीं होती है। एजुकेशन का मतलब होता है कि चीजों को समझने का तरीका आपको आता है या नहीं आता, आप कितने समझदार हो, आपके अंदर अक्ल कितनी है। तो उन सब चीजों को हम यहाँ पे देखते हैं। तो देयर लेवल ऑफ एजुकेशन किस लेवल का है। उसके बाद क्या आता है, देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, क्या उनके पास बेसिक नीड्स कंप्लीट करने के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज है या नहीं है, और है तो कितने किस लेवल पे है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो उन्हें बेसिक नीड्स से प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। तो वो सब कुछ देखना किसका काम है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, HDI का। इसको बनाया किसने था, इसको बनाया था भाई हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने बनाया था इसको। अब आगे आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो अगला टॉपिक क्या है हमारे पास यहाँ पे, वो देखते हैं। वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ इंडेक्स कंबाइंस 4 मेजर इंडिकेटर। इसके तरफ कुछ इंडिकेटर कुछ चीज आती है वो देखते हैं। एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर हेल्थ, कि जो हेल्थ है हमारी, यानी जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से लोग जो कितने साल तक जिंदा रह पाएंगे। जैसे अगर आप देख रहे होगे आजकल हम लोग इकोनॉमिकली अच्छे खासा डेवलप कर चुके हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, यानी या फिर हम कहते हैं प्रीवियस जनरेशंस, उनके हिसाब से काफी अच्छा डेवलप कर चुके हैं।
लेकिन आजकल आप देख रहे होगे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है। लोग पहले 90 ईयर्स आराम से क्रॉस करते थे, 80 90, लेकिन अब क्या हो रहा है, हम लोगों ने जो है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के चक्कर में सोशल लाइफ खत्म कर दी है। सोशल लाइफ यानी कि लोगों की हेल्थ खराब हो रही है और भी चीज़ों में दिक्कत आ रही है। अब जिसकी वजह से हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं जो है उनकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है, और हेल्थ के इफेक्ट की वजह से लोग जो हैं वो कम टाइम पीरियड तक ही जीवित रह पाते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक, अभी इंडिया में हो क्या रहा है, अगर आप देखोगे तो खासकर तो दिल्ली जैसे या फिर मुंबई जैसे सिटीज़ में रहते हैं, वहाँ पे लोग 35 40 45 के उन्होंने बीमारियाँ शुरू हो जाती है, बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो जनरेट होती शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बहुत ज़्यादा कम हो गई है। यानी कि आजकल लोग 60-70 अचीव करें, वही बहुत बड़ी बात है। और ये भी नहीं, टेक्नोलॉजीज की वजह से क्या हो रहा है, एक्सीडेंट्स भी लगातार राइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो अपनी यंग एज में ही अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है फॉर हेल्थ के लिए वो काफी कम होती जा रही है। दूसरा, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। अब एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग का मतलब क्या है कि लोगों को कितने टाइम पीरियड तक स्कूल भेजा जाना चाहिए। जैसे हमने सुना होगा, अब राइट टू एजुकेशन जो है वो हमारे बेसिक फंडामेंटल उसमें आ गया राइट्स पे। इसका मतलब क्या है कि कम से कम 14 ईयर्स तक का जो बच्चा है उसे प्रॉपर स्कूलिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन वो प्रोवाइड होनी चाहिए। तो भी किसके अंदर आता है हमारे पास यहाँ पे, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग के अंदर, कि भाई आप जो है बच्चों को पढ़ाओ, अच्छे तरीके से पढ़ाओ। तो ये भी क्या है, बहुत जरूरी है। और अटेंडेंस जो है वो बच्चों की वो भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन ही वो एक रास्ता है, एक खासकर मिडिल क्लास के लिए या फिर एक पुअर क्लास के लिए, जिसके जरिए वो अपनी पॉवर्टी को दूर कर सकता है, यानी कि अपने आपको ओपन माइंडेड बना सकता है और अपनी गरीबी को दूर कर सकता है और अपने परिवार को एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन होता है कि हमको देखता हूँ कई बार क्या होता है, फिर बच्चे जो हैं वो बहुत छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे बाल मजदूरी वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, और वो अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं, फिर कई बार उनके पेरेंट्स इन्वॉल्व कर लेते हैं। सपोज करो किसी के पेरेंट्स ने कोई छोटी शॉप खोल रखी है, वहाँ अपने बच्चों को इन्वॉल्व कर लेता है उन सारे कामों में, उसे पढ़ाने लिखाने की बजाय, तो बच्चों की प्रॉपर स्कूलिंग नहीं हो रही है। तो कुछ राइट्स जो हैं या फिर जो कुछ लॉज हैं वो सिर्फ कानूनी तौर मतलब लिखित में तो है, पर कानूनी तौर पे जो है वो अप्लाई नहीं किए जा रहे लोगों के जरिए। ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो प्रॉपर तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे, बच्चों को एक बेसिक एजुकेशन तो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। क्योंकि हो सकता है भाई वो जो बच्चे हैं वो अभी सेटिस्फाई हो जाए उस थोड़ी सी इनकम से, ठीक है। जैसे कई बार मैं खुद ही एक बार व्हीकल साफ करवाने गया था, वहाँ पे क्या हुआ था, एक बच्चा जो है ना वो व्हीकल साफ करने का काम कर रहा था, छोटा सा बच्चा, ठीक है। तो वो हो सकता है उस इनकम से अभी के लिए सेटिस्फाइड हो, लेकिन फ्यूचर में जो है उस इनकम का कोई बेनिफिट उसे नहीं पता, क्योंकि वो जो इनकम अभी अर्न कर रहा है उसके हिसाब से फ्यूचर में ना उसे कोई खास ग्रोथ हो पाएगी। दूसरी बात, वो एजुकेशन वो पैसा उसके लिए अभी बहुत होगा, लेकिन जब फ्यूचर में उसकी फैमिली डेवलप करेगी तो उसके लिए वो पैसा क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। और वो चीज़ें वो अभी नहीं समझ सकता, क्यों, क्योंकि उसका प्रॉपर गाइडेंस नहीं है इस चीज़ की। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है। तो एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग होनी बहुत जरूरी है, एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर एजुकेशन, और एजुकेशन के लिए जो है प्रॉपर एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या है वो भी देखना क्या है, इसी के अंदर आता है। फिर फोर्थ क्या है, ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा फॉर स्टैंडर्ड लिविंग, यानी कि ग्रोस नेशनल इनकम कितनी होनी चाहिए, मतलब ये एक इंडिकेट करती है कि कंट्री के अंदर जो है वो ग्रोथ किस लेवल पे हो रही है, यानी पर कैपिटा इनकम किस लेवल का है। तो उसमें डिपेंड करता है कि कंट्री जो है वो ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर उन कंट्री के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होने वाला है। कई कंट्रीज का जो वेल डेवलप्ड है, ठीक है, यूएसए यूके जैसी, चाइना जैसी, उनका पर कैपिटा इनकम क्या काफी ज्यादा हाई होता है। लेकिन अब हमारी क्या है, हमारे वहाँ इतने रिच पर्संस हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो पर कैपिटा इनकम काफी लो दिखाई देती है उनके आगे। अब आता है हमारा सेकंड पार्ट, तो ये हमारा था सबसे इंपॉर्टेंट HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसे बनाया क्यों गया था और ये किन किन मेजर स्टेप्स पे काम करता है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि HPI, ठीक है। इसे बनाया था 1997 में, इसे भी यूएसए ने लॉन्च किया था। इसका नाम क्या है, फोकस, ये फोकस किस पे करता है, तो लॉन्गेविटी पे। लॉन्गेविटी का मतलब क्या है कि जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है वो एक लंबे टाइम तक रहेगी या नहीं रहेगी, ठीक है, और पॉवर्टी को कितने शॉर्ट टाइम में खत्म किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो तो सोशल डेवलपमेंट हो तो, लेकिन इस तरीके से हो कि उसको आज की जनरेशन भी उस चीज का बेनिफिट उठा पाए और फ्यूचर में आने वाली जनरेशन भी उसका बेनिफिट उठा पाए। तो इसी को क्या बोलते हैं, लॉन्गेविटी विद सस्टेनेबिलिटी, कि लोग जो है वो सस्टेन कर पा रहे हैं अपनी उस इनकम को, अपनी उस ग्रोथ को एक लंबे टाइम पीरियड तक। दूसरा पॉइंट आता है नॉलेज। नॉलेज कैसी है, यही बात कर चुका अभी भी एजुकेशन के बारे में, कि बिना नॉलेज के कोई भी कंट्री ग्रोथ नहीं कर पाएगी। यानी कि जितनी भी अपने वेल डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, इन सब लोगों ने नॉलेज गेन की है, स्किल सेट गेन किया, तब जाकर आपको डेवलप किया है। और फॉर एग्जांपल जापान में देखो, जापान एक आइलैंड कंट्री है जहाँ पे आए दिन भूकंप सुनामी वगैरह आती रहती है, लेकिन फिर भी वेल डेवलप्ड है। क्यों वेल डेवलप्ड है, क्योंकि वहाँ के लोगों के पास
प्रॉपर नॉलेज है टेक्नोलॉजीज के बारे में, वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ओवरऑल वर्ल्ड से कई साल आगे चल रही है अभी से। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने टेक्नोलॉजी को सिर्फ बनाया ही नहीं, अडॉप्ट भी किया है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास डिसेंट। और यहाँ पे एक बात और है, जापान की मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बताता हूँ कि वहाँ के लोग जो ना अपने आप को एक्टिवली काम में बिजी रखते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट को जाने के लिए साइकिलिंग फॉलो करते हैं, बाइक्स वगैरह फिर गाड़ी वगैरह नहीं उसे यूज नहीं करते ताकि वो पोल्यूशन कम से कम रख सके। इसलिए देखा होगा आपने जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में बात करा था वो इस टाइम पे जापान में काफी हाई है। जापान के लोग अभी भी 88-90 ईयर्स तक एक्टिवली काम करते रहते हैं। इसके बाद डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हमारे पास क्या आता है कि भाई जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी क्या होना चाहिए, काफी बेटर होना चाहिए लोगों का, यानी कि लोगों के पास अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज हर टाइम अवेलेबल होने बहुत जरूरी है। तब जाके मैं ये बात कह सकता हूँ कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है क्या है, काफी बेटर है, यानी कि वो हर चीज को अफोर्ड कर पा रहे हैं जो उनके बेसिक नीड्स के अंदर आती है। इसके बाद हमारे पास एक नोट है, HPI इज डिराइव्ड सेपरेटली फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। तो HPI जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्या है, अलग है, और जो वेल डेवलप्ड है एंड ग्रुप ऑफ सर्टेड हाई इनकम OECD कंट्रीज, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो OECD कंट्रीज ने हमारी उनके लिए HPI 2 है, यानी कि ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स 2 टू बेटर रिफ्लेक्ट सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस। अब ऐसा क्यों किया गया? हमने एक बनाया HPI 1 जहां में क्या था, वेल डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि जो अभी अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं वो, और एक बनाया HPI 2 जहां पे कौन सी है, डेवलप्ड कंट्रीज। अब ये उन्होंने क्यों बनाया था कि हम बेटर रिफ्लेक्ट कर सके सोशो इकोनॉमिक डिफरेंसेस को, जो क्यों ये इकोनॉमिकली जो कुछ कंट्रीज हैं वो इतना ग्रोथ कर पा रही है, क्यों कोई कंट्री सोशल लेवल पे इतना अच्छा ग्रो कर पा रही है और बाकी कंट्रीज नहीं कर पा रही है, ताकि डिफरेंसेस क्रिएट कर सके और जो बाकी डेवलपिंग नेशन है उन्हें भी डेवलप्ड नेशन बनाया जा सके। डिफरेंसेस एज वेल एज वेरी डिफरेंट मेजर्स ऑफ डेप्रिवेशन इन बोथ ग्रुप्स। और यही नहीं, उनके वहां पे जो मेजर्स हैं डेप्रिवेशन के, यानी कि गरीबी निकालने के तरीके भी क्या होते हैं, काफी अलग अलग होते हैं। क्योंकि मैंने बोला था ना, एक कंट्री में गरीबी की मायने अलग है, दूसरी कंट्री में अलग है, डिपेंड करता है रिसोर्सेज पे, किसके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अब हमारे पास तीसरा पॉइंट क्या आता है, वो आता है मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स, इसको क्या बोलते हैं, MPI। अभी MPI क्या है वो देखते हैं। तो इट ट्रैक डेप्रिवेशन अक्रॉस 3 डायमेंशंस। ये 3 डायमेंशंस में कमी देखने का काम करता है। एक तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हेल्थ जो है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन है या नहीं है लोगों की। दूसरा, एजुकेशन में मिल रही है नहीं मिल रही प्रॉपर तरीके से। और तीसरा, लिविंग स्टैंडर्ड। मतलब इनका काम क्या होता है, ये देखना किसी भी कंट्री के अंदर जो हमारा ये मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स ऐसा काम क्या है, किसी भी कंट्री के अंदर ये चेक करना कि वहाँ पे हेल्थ जो है वो कैसी है लोगों की, मतलब हेल्थ रिलेटेड इश्यूज तो नहीं आ रहे, और अगर इश्यूज आ रहे हैं तो उसके लिए सोल्यूशन क्या क्या है, क्या प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप्ड है या नहीं है, प्रॉपर हॉस्पिटल्स अवेलेबल है या नहीं है। तो ये सारे काम चेक करना किसका है, मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स का। उसके बाद चेक करते हैं एजुकेशन, यानी कि स्कूलिंग, क्या स्कूलिंग प्रॉपर तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। स्कूलिंग की बात कर लेते हैं। अब स्कूलिंग प्रोवाइड की 2 तरीके से हो रही है, एक तो प्राइवेट सेक्टर यानी कि प्राइवेट स्कूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एक गवर्नमेंट स्कूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट स्कूल्स जो ज़्यादा लोग हैं वो अपने, जिनके पास मिडिल क्लास है, फिर जो हाई मिडिल क्लास है, वो अपने बच्चों को डाल रहे हैं कि उन्हें स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या लगता है गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है वो एजुकेशन अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही। उसका एक मेन रीजन क्या है, क्योंकि वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो क्या है, काफी ज्यादा लो है। किनमें? गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो गवर्नमेंट को इसी तरफ काम करना चाहिए। और प्राइवेट जो स्कूल्स हैं वो बिल्कुल लूटने पे लगे हुए हैं, किनको? पब्लिक को, क्योंकि वो एक हाई फीस चार्ज करते हैं, हाई अमाउंट ऑफ फीस चार्ज करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, प्राइवेट स्कूल्स के टीचर। तो इससे बढ़िया क्या है कि वो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएं, और इससे अगर गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स को डेवलप करेंगे, इससे बेनिफिट क्या होगा, एक तो गवर्नमेंट स्कूल्स डेवलप होंगे, हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगी, दूसरा कंपटीशन क्रिएट होगा प्राइवेट स्कूल्स के लिए। तो प्राइवेट स्कूल्स को अपनी फीस अपने आप ही कम करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में भी अब सेम नॉलेज मिल रही है, सेम स्किल सेट तैयार किया जा रहा है बच्चों का, वो भी लो फीस पे या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये हमारा क्या होता है, एजुकेशन चेक करना कि एजुकेशन प्रॉपर तरीके से मिल रही है नहीं मिल रही किसी कंट्री के अंदर, और मिल रही है तो किस हद तक मिल रही है। इसके बाद क्या आता है, लिविंग स्टैंडर्ड जो है। अब लिविंग स्टैंडर्ड के देखो पॉइंट कौन कौन से, बार बार ये वर्ड सुन रहे, लिविंग स्टैंडर्ड। इसका मतलब क्या होता है कि जो बेसिक नीड्स है, जैसे कि हाउसिंग, कि सबके पास अपना घर है या नहीं है, एसेट्स, जो नेसेसरी एसेट्स हैं, जो नेसेसरी रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, सैनिटेशन प्रॉपर तरीके से मिल रही है या नहीं मिल रही, इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली वगैरह है उसकी सहायता अच्छे तरीके से अवेलेबल है या नहीं है, मतलब पावर जो है वो अच्छे तरीके से अवेलेबल हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। तो वो उसके बाद कुकिंग फ्यूल,
कुकिंग फ्यूल में क्या आता है हमारे पास, भाई अब खाना जब बनाओगे ना, खाना बनाने का फ्यूल आपको चीप रेट पे अवेलेबल होगा। तो ये सारे हमारे जो है जितने पॉइंट है सारे हमारे क्या है, बेसिक नीड्स, इनके बिना सर्वाइवल जो है काफी मुश्किल है। तो क्या हमें सारे पॉइंट्स जो है वो बिल्कुल चीप रेट पे या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है या नहीं है? क्या एक कंट्री के लोग इन सारी चीजों को अफोर्ड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? तो जो भी इन सारी बेसिक नीड्स को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे वो सारे क्या है, पुअर पीपल्स है। उनकी पॉवर्टी को दूर किए जाने का तरीका गवर्नमेंट को सोचना होगा, और ये काम कौन करता है? हमारा मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स MPI। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, एक पॉइंट और है, MPI इज क्रिएटेड, यानी कि जो हमारा मल्टीनेशनल, अच्छा एक मिनट, MPI नहीं है, MDI है ना, सॉरी यहाँ पे MPI लिखा है, MDI है। MDI यहाँ पे क्या है, मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स इज क्रिएटेड बाय मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स। ये दोनों प्रोवाइड करता है द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, एक तो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट इज पुअर, जो हमारे क्या है, पुअर लोग हैं, एंड एवरेज परसेंटेज ऑफ वेटेड इंडिकेटर एक्सपीरियंस बाय द पुअर इंटेंसिटी। इसका मतलब क्या है, एक तो पुअर लोग कितने हैं एज कंपैरिजन टू रिच पर्संस, और दूसरा जो पुअर लोग हैं उनकी इंटेंसिटी यानी कि डिग्री किस लेवल पे, किस लेवल पे वो गरीब है, ठीक है। तो पुअर पीपल जो गरीब लोग हैं वो किस लेवल के गरीब हैं, उनकी मल्टीप्लाई यहाँ पे की जाती है किससे, जो लोग पुअर है। तब हम क्या निकालते हैं, MDI यानी कि मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स, और इससे मेजरमेंट करने की कोशिश करते हैं कि कंट्री में किस लेवल के हालात चल रहे हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जहां पे हमने ये देखा कि नॉन इनकम इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी क्या है। तो उम्मीद है आपको आज का कंसेप्ट सारा क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी भी तरह का डाउट रह जाए, किसी भी तरह की दिक्कत रह जाए, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब इसको जो उतार सकता मैं रहा हूँ के सामने से, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों को शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, ठीक है। और जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने की कोशिश जाए 9667836336 यहाँ जाके नोट्स ले सकते हैं। अब इसको जो उतार सकता है मैं रहा हूँ के सामने से सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, जो कई बच्चे बोल रहे हैं भाई ये वाला टॉपिक रह गया है, ये वाला टॉपिक बुक में भी इंक्लूडेड है, तो अब मेरे पास सोल का स्टडी मटेरियल भी आ चुका है। तो जिन भी बच्चों को लगता है कि हमारा ये वाला कंसेप्ट रह गया है, हमारा ये वाला डाउट रह गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उस क्वेरी को रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जो आने वाली वीडियोस होंगी सीरीज कंप्लीट होने के बाद, यानी कि एक बार लेसन नंबर 8 और लेसन नंबर 9 हो जाएगा, तो उसके बाद मैं वो वाला टॉपिक भी कवर करवा दूंगा आप लोगों को। तो आप लोगों को उसके लिए टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो भी आपके नोट्स होंगे वो आपके स्टडी मटेरियल के बेस्ड पे ही होंगे, वो चाहे सोल का हो चाहे वो DU का हो। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो हमारा कंसेप्ट क्या है, लेसन नंबर 8 पॉवर्टी का, ग्लोबल पॉवर्टी लाइंस क्या होती है, दूसरा PPP बेस्ड पॉवर्टी लाइंस क्या होती हैं। तो आज सिर्फ हम इन दो कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में, फिर हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब समझते हैं ग्लोबल पॉवर्टी लाइंस का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो पॉवर्टी के मायने हैं वो कंट्री टू कंट्री चेंज होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ नेशंस जो हैं वो हैं वेल डेवलप्ड यानी कि रिच कंट्रीज हैं, और कुछ बेचारी पुअर कंट्रीज हैं। तो उनके हिसाब से जो है हमारी जो पॉवर्टी लाइन है वो चेंज होती रहती है। जैसे कि रिच लोग अपने लिए पॉवर्टी लाइन कैसे बनाएंगे, वो अपने लिए बनाएंगे हायर पॉवर्टी लाइन, और जो पुअर लोग हैं वो क्या बनाएंगे अपने लिए, एक बेसिक सी पॉवर्टी लाइन यानी कि एक लोअर पॉवर्टी लाइन। तो रिच और पुअर कंट्री के हिसाब से यानी कि पुअर इकोनॉमीज के हिसाब से अलग अलग तरह की पॉवर्टी लाइन बनती है। तो बात आती है कि यहीं से कंसेप्ट किसका पैदा होता है, ग्लोबल पॉवर्टी लाइंस का, कि हम पॉवर्टी को कैसे मेजर करें। कुछ कंट्रीज में पॉवर्टी मेजर करने के तरीके अलग होते हैं, कुछ कंट्री में मेजर अलग होते हैं। लेकिन अगर मैं ग्लोबली देखना हो कितने लोग गरीब हैं, तो हम किस तरीके से मेजर करेंगे, उसी के लिए क्या बनाया गया, उसी के लिए बनाया गया ग्लोबली पॉवर्टी लाइंस यानी ग्लोबल पॉवर्टी लाइंस। अब क्या है इसमें देखते हैं। द वर्ल्ड बैंक्स पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी सीरीज गिव अस लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इन ग्लोबल पॉवर्टी। तो जो हमारा ये वर्ल्ड बैंक है, चाहे वर्ल्ड बैंक बोलो या फिर बोलो आप IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इन दोनों की जिम्मेवारी क्या बनती है, शेयर करते रहना हमारे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन किस चीज के बारे में, कि ग्लोबल लेवल पे पॉवर्टी किस तरीके से चल रही है और जो वेल्थ है वो कैसे शेयर हो रखी है लोगों के बीच में। तो ये दो काम का जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके पास रहता है, वर्ल्ड बैंक के पास रहता है। वर्ल्ड बैंक हमारे पास डाटा भेजता है कि हाँ भाई जो इस टाइम पे गरीबी है वो इस लेवल पे चल रही है, और जो वेल्थ है वो इस तरीके से लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हमने की हुई है, फिर हो रखी है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, इन 2022 प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी अराउंड वर्ल्ड हैज प्रीटी मच स्टॉप्ड। 2022 के बाद जो है ना प्रोग्रेस जो थी कि गरीबी हटाएंगे अब, वो ऑलमोस्ट जो है वो थम सी गई। उसके कुछ रीजंस हैं। एक तो पहली बात 2022 जो है यानी कि 2019 के बाद जो कुछ साल आए हमारे, वो इकोनॉमी के लिए काफ़ी क्रूशियल और काफ़ी बेकार टाइम रहे हैं। उसका एक मेन रीज़न सबको पता है, कोविड-19। तो ये कोविड-19 एक
ऐसा पैंडेमिक मैं कह सकता हूं कि जिसने पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को खराब कर दिया था, क्योंकि ये तो था नहीं ऐसा कि वो सिर्फ इंडिया में आया, अमेरिका में आया, चाइना में आया, वो ऑलमोस्ट उसने पूरे वर्ल्ड के काम को बिल्कुल ठप कर दिया था। सारे बिजनेसेस, सारी इंडस्ट्रीज या तो चेंज हो रही थी या बंद हो रही थी, यानी कि सारे काम जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे थे या फिर कुछ टाइम के लिए उन्हें बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी मात्रा में लॉस देखने को हमें मिला उस टाइम पीरियड में। तो उसी टाइम पीरियड की हमें बात चल रही है कि 2022 के आसपास जो है हम लोगों ने देखा कि हम लोग गरीबी को हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये टाइम पीरियड ऐसा था जहां पे एक्सट्रीम पॉवर्टी को हटाने की कोशिश बंद हो गई थी, क्योंकि लोगों का सर्वाइवल ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। क्यों? इस पैंडेमिक की वजह से, कोविड-19 की वजह से। तो इसके बाद क्या होता है वो देखते हैं। तो कोविड-19 caused a big setback and now high prices for food and energy, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक तो फूड के प्राइस बढ़ गए, क्योंकि डिमांड सबकी हो रही है भाई, जब लोग जिंदा हैं तो भाई डिमांड तो करेंगे ही। अब जब डिमांड कर रहे हैं लेकिन सप्लाई नहीं हो रही, सप्लाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि प्रोडक्शन लगातार क्या हो चुका है, कम हो चुका है। ठीक है, तो प्रोडक्शन कम हो चुका है क्योंकि बिजनेस सारे बंद रखे थे, तो फूड और एनर्जी की जो डिमांड है वो लगातार वही थी, लेकिन सप्लाई ना होने की वजह से इनके प्राइस बढ़ गए थे। कोज्ड बाय थिंग्स लाइक क्लाइमेट डिजास्टर, जिसकी वजह से क्या है, क्लाइमेट डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग मेजर फूड प्रोड्यूसर आर मेकिंग इट हार्ड टू रिकवर क्विकली। और जो प्रोड्यूसर थे इनके आपस में बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे बहुत सारे, जिनकी वजह से और मुश्किल हो गया डिमांड को फुलफिल करना, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन लगातार राइज कर रखा था, और यहां तक कि वो इस इन्फ्लेशन का असर आज भी देखने को कंट्रीज में पाया जाता है, यानी कि मिलता है आज भी उसका इफेक्ट, कि जो महंगाई है वो लगातार बढ़ चुकी है कोविड के बाद। और इन सारी चीज़ों ने मेकिंग इट हार्ड टू रिकवर क्विकली। अब जब इतनी सारी चीज़ें हो रही थी तो रिकवर करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया। जैसे मैं आपको इंडिया का एग्जांपल देता हूँ, इंडिया में तो चलो ठीक है, फिर भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर कोविड के बाद देखा जाए तो इंडिया ने फास्टेस्ट रिकवरी करी है उस पैंडेमिक की वजह से, जो भी नुकसान हुआ था उसके हिसाब से इकोनॉमी में फास्टेस्ट रिकवरी करी है। अब चाहे स्टॉक मार्केट का एग्जांपल लो, स्टॉक मार्केट भी जो है उसने अपने लो को टच करके एक अच्छा हाई क्रिएट किया हुआ है, मतलब काफ़ी ऊपर तक गया वो उसके बाद, तो रिकवरी काफ़ी अच्छी हुई। अब इसके बाद और पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, तो ईच कंट्री हैज़ इट्स ओन पॉवर्टी लाइन, तो हर एक कंट्री की अपनी क्या होती है, पॉवर्टी लाइन होती है, हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो विच शोज द मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी नीडेड फॉर बेसिक नेसेसिटीज, और ये क्या दिखाती है कि मिनिमम कितना पैसा चाहिए होगा आपको कि ताकि आप अपने बेसिक नेसेसिटीज, यानी कि चाहे वो फूड हो, चाहे वो क्लोथिंग हो, चाहे वो शेल्टर हो, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान, वो आपको प्रोवाइड किया जा सके, फिर आप ले सको, आप उसे अफोर्ड कर सको, तो उसके लिए आपको मिनिमम कितना पैसा चाहिए होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, मिनिमम अमाउंट। रिचर कंट्रीज यूजुअली हैव हायर पॉवर्टी लाइंस, बात कर चुका हूं मैं अभी इसके बारे में, कि मैंने काफी बड़ा एग्जांपल देता हूं। अमेरिका में वो लोग गरीब माने जाते हैं जिनके पास अपनी गाड़ी नहीं है, और इंडिया में वो लोग गरीब माने जाते हैं जिनके पास ये तीन बेसिक नीड्स नहीं है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो बेसिक नीड्स में जो है काफी डिफरेंसेस हैं। इसके बाद क्या आता है, तो रिचर कंट्रीज यूजुअली हैव हायर पॉवर्टी लाइंस वाइल पुअरर कंट्रीज हैव लोअर वंस, तो और पुअर कंट्री क्या होती है, पॉवर्टी लाइन काफी नीचे होती है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, मोर पीपल वर्ल्ड वाइड आर कंसिडर्ड पुअर बिकॉज द स्टैंडर्ड फॉर पॉवर्टी हैज गॉन अप। अब ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो गरीब हो चुके थे, क्यों? क्योंकि पॉवर्टी का लेवल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लगातार इन्फ्लेशन राइज कर रहा है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड राइज कर रहा है, तो जिसकी वजह से पॉवर्टी की जो कंडीशन है वो भी क्या हो रही है, लगातार राइज कर रही है। यानी कि जो पीपल है वर्ल्ड वाइड पे वो ऑल द गरीब हो रहे हैं, बिकॉज द स्टैंडर्ड फॉर पॉवर्टी हैज गॉन अप, क्योंकि अब गरीब होने का स्टैंडर्ड भी इंक्रीज कर रहा है। अब जैसे अब इंडिया में आप एग्जांपल देता हूं आपको, अब मिडिल क्लास लोग जो हैं, ठीक है, वो बहुत ही रेयर केस, मतलब बहुत कम मात्रा में बचने वाले हैं। उसका एक मेन रीजन क्या है, क्योंकि मिडिल क्लास ये बात समझ नहीं पा रहा कि सारी जो चीजें हैं वो उसे करनी पड़ रही है। टैक्स वो भरता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को, उसका पैसा जाता है लोअर क्लास के पास, तो लोअर क्लास कहीं ना कहीं डेवलप कर रहा है अपने आप को, और मिडिल क्लास या तो वही है या फिर उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि जो लोअर क्लास है वो ऑलमोस्ट या तो मिडिल क्लास के बराबर आ जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, उससे ऊपर चला जाएगा। तो वही सेम चीज क्या है यहाँ पे है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो हर एक कंट्री है उसकी पॉवर्टी लाइन में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, और वो क्यों मिलता है, उनकी वेल्थ एक्यूमुलेशन की वजह से, उनकी ग्रोथ की वजह से। तो जिस कंट्री की जितनी अच्छी ग्रोथ होगी वहां पे पॉवर्टी लाइन जो है उतनी ही ऊपर होगी, जिस कंट्री की ग्रोथ जितनी कम होगी उसकी पॉवर्टी लाइन उतनी ही नीचे होगी। तो ये चीज होती है यहाँ पे। तो इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ग्लोबल पॉवर्टी लाइंस, यानी कि जब हम ग्लोबल लेवल पे गरीबी देखने जाएंगे तो हमारे पास एक प्रॉपर पॉवर्टी लाइन होनी चाहिए। तो वो कैसे बनाएंगे हम, एडजस्टमेंट करके। अब उसको हम समझते हैं इस टॉपिक में।
तो ये तो हमारा क्या हो गया, ग्लोबल पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या होता है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, पीपीपी बेस्ड पॉवर्टी लाइंस क्या होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटीज। अब ये समझते हैं परचेजिंग पावर का मतलब क्या होता है कि भाई मैं कितने गुड्स को या कंज्यूम कर सकता हूँ, मतलब मेरी खरीदने की क्षमता कितनी है, मैं किसी एक टाइम पे कितने गुड्स को बाय कर सकता हूँ या फिर अपने इनकम के हिसाब से कितनी चीज़ों को खरीद सकता हूँ, उसको हम क्या बोलते हैं, परचेजिंग पावर। अब ये भी कंट्री टू कंट्री डिपेंड करती है। जिस कंट्री में ग्रोथ ज़्यादा होगी, जैसे कि यूएसए, यूके, चाइना, जापान, ऐसी कंट्री जिनकी इकोनॉमी ऑलरेडी क्या है, काफ़ी अच्छी है, उन कंट्री में लोगों की इनकम फालतू होती है, और जब लोगों की इनकम फालतू होगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट कर पाएंगे, ज़्यादा रिसोर्सेज को परचेज कर पाएंगे, यानी कि उनकी परचेजिंग पावर हाई देखने को मिलती है। लेकिन वहीं कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है, जहाँ पे लोगों की इनकम कम होने की वजह से उनकी परचेजिंग पावर क्या होती है, कम हो जाती है। तो परचेजिंग पावर भी एक तरीका होता है पॉवर्टी चेक करने का। तो दीज अलाउ अस टू कंपेयर लिविंग स्टैंडर्ड, ये हम क्या करते हैं, कंपेयर करने में हेल्प करते हैं, वो भी क्या चीज़, लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है लोगों का। अब एक सिंपल सी बात है भाई, कोई बंदा अगर ज़्यादा गुड्स और ज़्यादा सर्विसेज अफोर्ड कर पा रहा है, इसका मतलब उसका फालतू पैसा है, यानी कि उसके पास जो है उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या होगा, हाई होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे बेसिक नेसेसिटी की चीज़ों को भी बाय नहीं कर पाएंगे, तो इनकी वजह से क्या हो जाएगा, हम क्या मानेंगे कि भाई उसके पास प्रॉपर अमाउंट में इनकम नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, जिसकी वजह से वो पर्सन क्या है, गरीब है, या फिर वो जो पूरा ही तबका है वो क्या है, पॉवर्टी में जी रहा है। तो दिस अलाउ अस टू कंपेयर लिविंग स्टैंडर्ड अक्रॉस कंट्रीज विद अ न्यू पीपीपीज, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइंस आर एडजस्टेड। तो इस तरीके से जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइंस है वो क्या होती हैं, एडजस्ट की जाती हैं। तो दे आर कैलकुलेटेड बाय लुकिंग एट द मीडियन ऑफ नेशनल पॉवर्टी लाइन। इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, जो है सारी पॉवर्टी लाइन का एक मीडियन लेके चलते हैं, एवरेज लेके चलते हैं, ताकि हम एक नई पॉवर्टी लाइन क्रिएट कर सकें, जिसके हिसाब से हम ये देखें कितने लोग अमीर हैं, कितने लोग गरीब हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पे। तो इसके बाद नेशनल पॉवर्टी लाइंस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रीज, अलग तरह की कंट्रीज में, लाइक लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम और अपर मिडिल इनकम कंट्रीज। तो 3 तरह की कंट्रीज होती हैं। एक तो हो गया बिल्कुल ही गरीब, जहाँ पे इनकम क्या है, बिल्कुल लो इनकम है। फिर क्या आता है, लोअर मिडिल इनकम, जहाँ पे जैसे कि इंडिया में एक लोअर मिडिल इनकम देखने को मिलती है कि ना ज़्यादा गरीब है ना ज़्यादा अमीर है, एक लोअर मिडिल क्लास रहता है यहाँ पे, ठीक है। और एक हमारे पास क्या आता है, अपर मिडिल इनकम, यानी कि जिनकी इनकम क्या है, काफ़ी या तो अपर मिडिल है या फिर हाई इनकम ग्रुप कंट्रीज ऐसे होती हैं। जैसे देखो, दीज लाइंस आर देन कन्वर्टेड टू यूएस डॉलर यूजिंग पीपीपी एक्सचेंज रेट। फिर हम यहाँ पे परचेजिंग पावर पैरिटीज एक्सचेंज रेट के हिसाब से क्या कर लेते हैं, यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसके हिसाब से चेक करते हैं कि गरीबी कैसी चल रही है। अब यहाँ पे देखते हैं एक इंपॉर्टेंट नोट। अब इंपॉर्टेंट नोट क्या है वो समझते हैं। तो इंक्रीज इन इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन मेनली रिफ्लेक्ट चेंज इन डॉलर वैल्यूज फ्रॉम 2011 से 2017। अब एक चीज यहाँ पे क्या देखा हमने कि जो इंटरनेशनल पॉवर्टी है वो लाइन चेंज हो रही है, किसके हिसाब से, जैसे जैसे डॉलर की वैल्यू चेंज हो रही है 2011 से 2017 में। हम सब जानते हैं डॉलर की जो वैल्यू है वो लगातार इंक्रीज कर रही है, राइज कर रही है। उसका एक मेन रीजन क्या देखने को मिलता है, उसका एक मेन रीजन, क्योंकि जो ज़्यादातर ट्रेडिंग है ना, यानी कि जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज के रेट पे ट्रेडिंग आती है, हम जो वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग करते हैं वो सब जो है लोग डॉलर्स में करना पसंद करते हैं, और इसी वजह से डॉलर की जो करेंसी है वो लगातार राइज कर रही है। यानी कि अगर मान लो इंडिया को कोई चीज़ खरीदनी है अमेरिका से, और अमेरिका को क्या देना पड़ेगा, फिर हमें डॉलर देना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ हमें बेचेगा। तो इस तरीके से जो है ज़्यादातर ट्रेडिंग सिस्टम है वो डॉलर में काम करते हैं। इसी की वजह से क्या होता है कि जो डॉलर की वैल्यू लगातार राइज करती रहती है, और इस तरीके से जो पॉवर्टी लाइन जो है उसमें भी चेंज देखने को मिलता है। इसके बाद पॉवर्टी रेट ऑल्सो इंक्रीजेज स्लाइटली एट द ग्लोबल लेवल। अब जो पॉवर्टी रेट है वो भी इंक्रीज करता रहता है ग्लोबल लेवल पे ड्यू टू एडजस्टमेंट इन द पॉवर्टी लाइन। क्यों? क्योंकि हम पॉवर्टी लाइन में एडजस्टमेंट करते रहते हैं लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज के हिसाब से। अब सपोज करो, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई कंट्री जो है जैसे इंडिया ही धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो क्या इंडिया का पॉवर्टी स्टैंडर्ड ऊपर नहीं जाएगा? जाएगा। अगर इंडिया जैसे ग्रो करेगा तो वो बेसिक नीड्स से हटके कहाँ जाएगा? लग्जरी गुड्स की तरफ। यानी कि जब इंडिया थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, डेवलप कर जाएगा अपने आप को और ज़्यादा डेवलप कर लेगा, तो वहाँ पे जो है ना रोटी कपड़ा और मकान, इसकी दिक्कत किसी को नहीं आने वाली है। जैसे अमेरिका में नहीं आती किसी को इन चीज़ों की दिक्कत, तो वो जो है वो ऊपर उठ जाएंगे उन चीज़ों से, और फिर वो कहाँ सोचेंगे? लग्जरी गुड्स के बारे में। यानी कि मैं ये बात कह सकता हूँ यहाँ पे कि जैसे जैसे कोई कंट्री डेवलप करती है तो उसके पॉवर्टी लाइन में भी शिफ्ट देखने को मिलता है, वो ऊपर की तरफ आता चला जाता है। और अगर कोई कंट्री लगातार पुअर होती जा रही है तो उनका पॉवर्टी लाइन और गिरता चला जाता है। इसके बाद क्या आता है? इन अपर मिडिल इनकम कंट्रीज नेशनल पॉवर्टी लाइंस हैव इंक्रीज्ड इन रियल टर्म्स।
तो अगर हम देखें नेशनल पॉवर्टी क्या नाम है, अपर मिडिल कंट्री यानी कि ऐसी कंट्रीज में जो वेल डेवलप्ड हैं, जो तरीके से ग्रो कर चुकी हैं, उनका जो पॉवर्टी लाइन है हमेशा ऊपर की तरफ शिफ्ट करता रहता है, वो भी रियल टर्म्स में। एक होता है नॉमिनल टर्म। अब बातें भी ये रियल टर्म क्या है, ये नॉमिनल टर्म क्या है। देखो रियल टर्म का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में उनकी पॉवर्टी लाइन कम, एक्चुअल में वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड राइज कर रहा है। और एक नॉमिनल टर्म क्या होता है कि सिर्फ इनकम बढ़ने की वजह से हमें क्या दिख रहा है कि हाँ भाई लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, पर ऐसा होता नहीं है। पर अगर मैं बात करूं अपर मिडिल इनकम कंट्रीज की, वहां पे सही में ही जो हमारा पॉवर्टी लाइन है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड राइज कर रहा है टाइम के साथ साथ, ग्रोथ के साथ साथ। वो कोई नॉमिनल चीज नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया था मैंने एक बार नॉमिनल जीडीपी का और रियल जीडीपी का। अब रियल जीडीपी क्या होती है कि भाई आप जो है हमेशा एक बेस प्राइस सेट कर लो, उसके बेस पे जीडीपी निकालो और फिर देखो जीडीपी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। फिर जीडीपी कब बढ़ेगी, जब प्रोडक्शन राइज करेगा, और तब हम मानते हैं हाँ भाई एक्चुअल में जो ग्रोथ है वो हुई है। लेकिन अगर मैं बात करूँ नॉमिनल जीडीपी की, हम नॉमिनल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं कि भाई जो भी आज जो प्राइस चल रहा है वो प्राइस तो बढ़ चुका है, अब उस प्राइस के बढ़ने की वजह से क्या होता है जीडीपी में बढ़ के दिखाई देता है, पर एक्चुअल में जीडीपी जो है वो बढ़ा हुआ नहीं होता। तो यही चीज होती है नॉमिनल और रियल। नॉमिनल का मतलब क्या होता है, सिर्फ आपको इमेजिन हो रहा है, सिर्फ लग रहा है कि वो चीज बढ़ी है, पर एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हुआ होता, और रियल में वो सही में बढ़ी होती है। तो ये फर्क होता है दोनों में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जब हमने डिस्कस किया कि ये पीपीपी बेस्ड पॉवर्टी लाइंस क्या होती हैं और दूसरा ग्लोबल पॉवर्टी लाइंस क्या होती है और कौन कौन सी चीजें इनको इंपैक्ट करती हैं।